हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बहुत ही जबरदस्त चैप्टर में जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चैप्टर से पता नहीं बच्चे डरते क्यों हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको तो हम लोग ऑप्शन में छोड़ देंगे, ये बहुत ही खतरनाक है, हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बल्कि डैम इजी चैप्टर है। तो बेसिकली चलिए आइए हम लोग इसका वन शॉट जो है देख लेते हैं। और याद रखिए कि ये जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा स्टार्ट टू एंड पूरी की पूरी थ्योरी है विद डेरिवेशंस। यानी कि आपने अगर इस वन शॉट को पूरा स्टार्ट टू एंड देखा तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका पूरा महाराष्ट्र बोर्ड्स का जो यानी कि सिलेबस है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कवर होगा। और ये जो वन शॉट रहेगा मुश्किल से 1.5 से 2.5 घंटे के बीच का रहेगा। 1.5 से 2.5 घंटा, बिकॉज मैं 1.5 से 2.5 घंटा इतना लंबा स्पैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े रहते हैं, इसको लगभग 2 घंटा लगने वाला है लगभग। एंड इसका जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स, तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स मैंने अपने ऐप पे अपलोड कर रखा हुआ है। तो सारे के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो वो न्यूमेरिकल्स जो है बेसिकली मेरी ऐप पर है, वहां पर आप जाके प्रोफेसर ऑफ साइंस लिसन, जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, उस पर आप एंड्रॉयड की जो ऐप है, यानी कि कौन सी, इसी नाम की, जो चैनल का अपना नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, उसी नाम की जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। और उसके अंदर बेसिकली स्टडी वाले सेक्शन में, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे एक कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, ना के बराबर। आप सरप्राइज हो जाएंगे कितना कम प्राइस कोई रख के सकता है। उस कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कीजिए एंड उस कोर्स में आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो है मैं अपलोड कर रहा हूं। एंड ना सिर्फ इतना, बस बल्कि उसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चंस भी मैं वहां पर अपलोड करूंगा। एंड इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। सो आपको प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। तो बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल, यानी कि उसका प्राइस रखा गया है ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके। तो आप लोग अभी जल्द से जल्द जाके गूगल प्ले स्टोर पे प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप जो है उसे डाउनलोड कीजिए और वो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आइए, बिना वक्त जाया किए, बिना वक्त जरा भी वेस्ट किए, हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जो कि 6th चैप्टर आपके सिलेबस का। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले लिसन, सुपर पोजिशन देखो, इन जनरल अगर कोई पूछे कि सुपर पोजिशन क्या होता है तो उसमें यह होता है कि जब एक वेव दूसरी वेव पर, एक वेव दूसरी वेव पर चढ़ेगी तो उसे कहते हैं सुपर पोजिशन। एक दूसरे पे सुपरपोज करना, चढ़ना, समझ में आ रहा है, सुपरपोज करना। तो एक वेव जब दूसरी वेव पे चढ़ेगी तो उस फेनोमेनन को हम कहते हैं सुपर पोजिशन। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब लिसन, वेव्स में दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक तो होती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब क्या, कि जैसे कि मान लो कि पानी के अंदर अगर आपने एक पत्थर ड्रॉप किया, पानी के अंदर अगर आपने पत्थर ड्रॉप किया तो उसमें जो वेव्स बनती हैं, उसमें जो रिपल्स बनते हैं, उसमें जो सर्कल बनते हैं, अरे भैया पानी के सरफेस पे सर्कल्स बनते हैं ना, तो सर्कल्स बड़े होते चले जाते हैं, वेव्स आगे चलती चली जाती हैं। तो जो वेव आगे चल रही है, आगे चलना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और वो वेव जो कि आगे नहीं बढ़ती बल्कि जगह पे ही हिलती रहती है उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स पे नहीं बल्कि स्टेशनरी वेव्स पे ध्यान देंगे। प्रोग्रेसिव वेव्स पे नहीं, स्टेशनरी वेव्स पे ध्यान देंगे। ये चैप्टर स्टेशनरी वेव्स, बीट फॉर्मेशन, इंटरफेरेंस, ऐसी चीजों से डील करता है। और इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। वो 3 अगर आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वन शॉट को आप बिल्कुल स्टार्ट टू एंड बहुत ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मेरे बहुत अच्छे से सुनिए। तो लिसन वेरी केयरफुली। प्रोग्रेसिव वेव जो होती है वो ये होती है कि जो आगे बढ़ती है, और स्टेशनरी वेव वो होती है जो बेसिकली एक जगह पे हिलती है। आप बोलेंगे सर एक जगह पे कौन सी वेव हिलती है, तो सुनिए, जो गिटार है, गिटार में जो उसकी जो स्ट्रिंग होती है, गिटार का जो तार होता है, उस तार की एक फिक्स लंबाई है। अब उस गिटार को आप प्लग करते हैं, उसका जो एक स्ट्रिंग है, एक तार, उसे हिलाते हैं तो बेसिकली वेव तो जगह पे ही हिलती है ना, वेव कहीं बढ़ के जा थोड़ी रही है। तो ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो इन जनरल हम लोग 2 टाइप से वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक चलने वाली जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, और एक जो एक जगह पे ही रहती है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। तो चलने वाली वेव, जैसे कि पानी के सरफेस पे एक वेव चल के जा रही है, वो चल रही है, वैसे मेरी मुंह से जो वेव्स निकल रही हैं आपकी तरफ जा रही हैं, वो वेव, साउंड वेव्स, वो भी चल रही हैं। तो ये सारी वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। लेकिन एक बांसुरी के अंदर अगर आप देखेंगे, बांसुरी के अंदर तो वेव्स जगह पर ही कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस बनाती हैं, जगह पर ही, उसी पाइप के अंदर, उसी बांसुरी के अंदर बनाती है। जो बांसुरी होती है उसी के अंदर जो वेव्स बन रही है वो एक
स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, वो कहीं और जा नहीं रही, जो अंदर बन रही है, अंदर अंदर जो वाइब्रेट कर रही है अंदर, वो बेसिकली एक स्टेशनरी वेव है। वैसे ही अगर दो कीले के बीच में, कीला समझते हैं ना आप लोग, कीला नेल्स, आयरन नेल्स, लोखंड का बना हुआ कीला जिसे हम ठोकते हैं हैमर से, तो दो कीले के बीच में जो धागा बांध देते हैं आप, उसे पकड़ के नीचे ले जाके छोड़ देते हैं, तो वो जो धागा हिलता है वो भी एक तरीके की स्टेशनरी वेव है। तो स्टेशनरी वेव्स भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना वक्त जरा भी वेस्ट किए आइए कुछ चीजें देख लेते हैं। जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर पार्टिकल्स करते क्या हैं, वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशन अपने मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज है। ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें कुछ बताने की कुछ जरूरत नहीं है, राइट। तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। नाउ लिसन, सारे पार्टिकल्स जो भी हैं प्रोग्रेसिव वेव के, प्रोग्रेसिव वेव का हर पार्टिकल, याद रखिए, सुनिए ध्यान से, इसे समझिए कि हर पार्टिकल जो रहेगा वो कभी ना कभी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अरे मान लो कि अगर पानी के सरफेस है, स्विमिंग पूल का सरफेस है, स्विमिंग पूल, तो यहां पर जो पार्टिकल है वो इस ऊंचाई पे जाएगा, कभी ना कभी वापस लौट के जो है मीन पोजीशन पे आएगा। वैसे यहां का पार्टिकल वो भी जाएगा, यहां का पार्टिकल वो भी जाएगा। हर पार्टिकल कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पूरा हाइट पे जाके आएगा, पूरा एम्पलीट्यूड पे जाके आएगा, पूरे एम्पलीट्यूड पे जाके आएगा ही आएगा। तो हर पार्टिकल फुल एम्पलीट्यूड अटेन करता है, याद रखिएगा। तो प्रोग्रेसिव वेव में खास ये बात है कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं सभी का एम्पलीट्यूड सेम होता है, सब लोग एक हाइट पर जाते हैं, एक सेम हाइट पर जाते हैं, इस बात को समझिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, अगर आप कहेंगे कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आए, तो इधर देखिए, तो ये पानी का सरफेस है, यहां पे एक पार्टिकल रखा है, तो जैसे ही वेव आएगी तो ये पार्टिकल उछल के फिर नीचे जाके फिर मीन पोजीशन पे, ऊपर मीन पोजीशन, नीचे, फिर यहां पे आएगा, फिर ये वाला पार्टिकल भी ऊपर, फिर मीन पोजीशन, फिर नीचे, फिर ऊपर आएगा। ऐसा करेगा, हर पार्टिकल करेगा, एवरी पार्टिकल। ये वेव जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, हर पार्टिकल कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऊपर नीचे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टेशनरी वेव में, स्टैंडिंग वेव में, क्योंकि स्टैंडिंग वेव दो कीलों के बीच में बंधी हुई है, दो कीला या दो नेल के बीच में, तो बेसिकली इसमें होगा ये कि यहां पर ऐसा लूप्स बन जाएगा, अगर आपने बचपन में कभी जिंदगी में योयो टाइप की चीजें खेली हैं, योयो हनी सिंह नहीं, अगर आपने बचपन में कभी योयो टाइप की चीजें खेली हैं, उसे घुमा के, मतलब ऐसा खींचा है, ऐसा कुछ योयो होता है ना, बचपन में मिलता था वो, तो घुमा के उसको खींचा, तो उसमें ना ऐसा करके लूप्स बनती हैं, अरे लूप्स दिखाई देती हैं उसके अंदर, लूप्स लाइक दैट। तो वो जो लूप्स हैं बेसिकली वो तो जगह पे हिल रही है ना, उसमें कौन सी वेव आगे बढ़ रही है, तो उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, राइट। तो जो स्टैंडिंग वेव है, इसमें इस पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पार्टिकल कभी जिंदगी में हिलने वाला नहीं है। तो ये जो बंदा है इसे हम कहते हैं नोड, जो कभी हिलने वाला नहीं है। और जो बंदा सबसे ऊंचा हिलने वाला है उसे हम कहते हैं एंटी नोड, नोड का उल्टा, एंटी नोड। बाकी बीच के पार्टिकल्स को कुछ भी नहीं कहते हैं, ये तो जस्ट नॉर्मल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है। ये बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ऊंचा नहीं जा सकता, ये बंदा इतना ऊंचा जाएगा, इतना नीचा जाएगा, ये बंदा इतना नीचा, इतना ऊंचा, ये बंदा इतना ऊंचा, इतना नीचा। तो इसमें हर पार्टिकल जो है उसकी हाइट लास्ट फिक्स है, लास्ट हाइट फिक्स है, और वो कम है। सिर्फ कुछ ही बंदे हैं जिनकी जो हाइट है वो बेसिकली बहुत ऊंचाई पे जाती है। अरे देखो, एक बंदा है लास्ट इस हाइट पे गया, इस हाइट पे गया, तो हर एक का एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली सेम नहीं है, हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, हर एक का एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली सेम नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जो पार्टिकल है बेसिकली ये सिर्फ इतनी हाइट तक जाएगा, ये जो पार्टिकल है सिर्फ इतनी हाइट तक जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट हाइट अटेन करेगा, सो हर एक का एम्पलीट्यूड एक्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे तो इसके अंदर एवरी पार्टिकल यहां तक कि ये वाला पार्टिकल भी कभी ना कभी जिंदगी में इतना ऊंचा जाएगा और नीचा जाएगा, ऐसा होना ही होना है। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स कभी ना कभी सबसे ज्यादा हाइट पे जाते हैं, एम्पलीट्यूड पे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वेव्स आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो वेव्स बेसिकली आगे नहीं बढ़ती बल्कि जगह पे ही ऑसिलेट करती रहती है, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग खास करके प्रोग्रेसिव वेव्स पे नहीं बल्कि स्टैंडिंग वेव्स पे ध्यान देंगे। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सारे के सारे पार्टिकल्स जो रहते हैं उनका फेज डिफरेंट रहता है, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स का फेज डिफरेंट है, ये बात याद रखना, फेज अलग अलग रहता है। अब आप बोलेंगे सर फेज अलग होने का मतलब क्या? सुनो, जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा है तो ये पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अच्छा, ये बंदा यहां पे रुक के वापस आने वाला है क्या? ये बंदा यहां रुक के वापस आने वाला है? नहीं, लेकिन ये तो वहां पे रुक के वापस आने वाला है। तो जब वो वापस आ रहा होगा तभी बंदा और ऊपर जा रहा होगा इसी की हाइट तक। अरे बाबा, ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो ये बंदा उस हाइट तक जाना चाहता है, ये बंदा ऑलरेडी उस हाइट पे है, तो जब ये ऊपर तक उस हाइट तक जाएगा तब तक वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो दोनों साथ में नहीं है, सेम फेज में नहीं है। साथ में नहीं है मतलब सेम फेज में नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे सबसे ऊपर और सेम टाइम पे सबसे नीचे नहीं जाते।
ऊपर नीचे कितना जाते हैं वो इररिलेवेंट है, लेकिन साथ में ऊपर साथ में नीचे गए तो फेज में है, और साथ में ऊपर साथ में नीचे नहीं गए तो फेज में नहीं है। तो प्रोग्रेसिव वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो साथ में ऊपर साथ में नीचे नहीं जाते हैं, तो दे आर नॉट इन सेम फेज। लेकिन 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 अगर मैं स्टेशनरी वेव की बात करूं इसमें, अरे तो ये बंदा ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा, लेकिन उसी वक्त ये बंदा यहां पहुंच चुका है, उसी वक्त ये बंदा यहां पहुंच चुका है। अब जब ये रिटर्न आने लगेगा तो ये भी रिटर्न आने लगेगा, ये जब यहां पहुंच जाएगा तो ये बंदा भी यहां पहुंच जाएगा। अरे समझिए इस बात को, ये बंदा भी यहां पहुंच जाएगा, ये बंदा भी यहां पहुंच जाएगा। तो साथ में सब नीचे आते हैं, साथ में सब ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे आते हैं, साथ में ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे आते हैं, साथ में ऊपर जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि सेम फेज में। अरे आई बात तुम सभी की खोपड़ी में कि नहीं? अगर साथ में ऊपर जाओगे साथ में नीचे आओगे तो हम कहते हैं कि दे आर इन सेम फेज, सेम फेज में, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो साथ में ऊपर नीचे ना जाए, ये बंदा बेसिकली मतलब ऊपर जा रहा है, तब अभी इसने चढ़ना स्टार्ट किया है, फिर जब ये हाइट पे पहुंच गया ये नीचे आने लग रहा है, ये ऊपर जाके मैक्सिमम तक जा रहा है। तो ऐसे बंदे फेज में नहीं है। तो प्रोग्रेसिव वेव के बाजू बाजू वाले बंदे एक ही क्रेस्ट, इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ। तो एक ही क्रेस्ट के अलग अलग बंदों का फेज अलग अलग है। वैसे वन शॉट है, इसमें इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, कभी कभार मैं भावुक हो जाता हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसमें ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं होगा जो परमानेंटली रेस्ट पे होगा, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा प्रोग्रेसिव वेव में, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा जो हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए, हमेशा के लिए जो है स्टेशनरी रहे। ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं। वेव इस पार्टिकल को भी उड़ाएगी, इस पार्टिकल को भी ऊपर नीचे उड़ाएगी, इस पार्टिकल को भी वेव ऊपर नीचे उड़ाएगी, इस पार्टिकल को भी ऊपर नीचे उड़ाएगी, हर पार्टिकल चलेगा। लेकिन यहां पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, ये कभी जिंदगी में हिलने वाला नहीं है, ये पार्टिकल कभी जिंदगी में हिलने वाला नहीं है, ये पार्टिकल कभी जिंदगी में हिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इनको कहा जाता है नोड्स, इन्हें कहा जाता है नोड्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो कभी जिंदगी में हिलने वाले नहीं, इन्हें नोड्स कहा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ा रीजन, सबसे मुख्य रीजन है, मतलब डिफरेंस है, मुख्य डिफरेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, प्रोग्रेसिव वेव में और स्टेशनरी वेव में। कि प्रोग्रेसिव वेव का हर पार्टिकल कभी ना कभी चलेगा, लेकिन स्टेशनरी वेव से कुछ पार्टिकल जिंदगी में कभी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग अपने मस्तिष्क में बिठा के रख लीजिए। ओके, बाकी तो जनरल बातें हैं, ये दोनों के लिए भी सही हैं, दोनों वेव्स के लिए सही है कि भाई पार्टिकल जब नीचे से मतलब बीच में से पास होता है, सुनो पार्टिकल ऊपर स्लो 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 रुक गया, फिर नीचे फास्ट 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 एकदम फास्ट, फिर मीन पोजीशन से नीचे जाता है स्लो 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 रुक गया, फिर फास्ट 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 फास्ट, तो सेंटर में सबसे फास्ट रहता है। तो पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अबे जहां पे था वो मीन पोजीशन है, वहां पे था ना वो नॉर्मली रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स। अबे जब तुमने रखा उसे वो इधर था, फिर तुमने खींच के नीचे ले गए, फिर छोड़ दिया, तो यहां से वो ऐसे जा रहे हैं, यहां से वैसे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फास्ट वो बीच में, सबसे ज्यादा फास्ट बीच में मीन पोजीशन पे। अच्छा, और प्रोपोगेशन जब होता है, जब प्रोग्रेसिव वेव्स चलती हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, जो कि स्टेशनरी वेव्स नहीं करती, क्योंकि स्टेशनरी वेव जगह पे ही टिकी रहती हैं, जगह पे टिकी रहती है। ठीक है, ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स दो टाइप की हैं, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल। मैंने कहा ना कि बहुत सारे पॉइंट्स तो मैचिंग है, तो वो जो स्टेशनरी वेव्स हैं उसमें भी लॉन्जिट्यूडनल भी रहता है, जैसे बांसुरी हो गया लॉन्जिट्यूडनल है, और बेसिकली गिटार पे देखेंगे जो स्टैंडिंग वेव्स है गिटार में, वो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहां पर हाँ, इन जनरल ऐसा बताया कि वेव को लिखने का तरीका ये होता है। अरे वेव का लिखने का तरीका ये होता है, वेव में क्या होना चाहिए कि कुछ तो एक y है जो कि फंक्शन ऑफ x एंड t है। अरे मतलब पार्टिकल ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है y डायरेक्शन में, और वेव जो चल रही है x डायरेक्शन में चल रही है इन टाइम t। अरे टाइम t में, समय t में x डायरेक्शन में चल रही है वेव, और पार्टिकल y डायरेक्शन में हिल रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज दी गई है, एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है आइए जानते हैं। तो इधर देखिए, अगर आपने एक रस्सी ली और रस्सी यहाँ पे दीवार में कीला मार दिया, अबे दीवार है, दीवार में कीला ठोक दिया, उस कीले पे आपने रस्सी बांध दी और उसका दूसरा छोर पकड़ लिया हाथ में, और इस वेव को झटका, इस वेव को ऐसे करके झटका, तो क्या होता है कि इसका जो क्रेस्ट बन के गया है वो जाता है यहां पहुंच जाता है, यहां पहुंचने के बाद टकराते ही उल्टा लौट के आता है, टकराते ही उल्टा लौट के आता है। यहां से गया ऐसे करके क्रेस्ट बन के, वहां से ट्रफ बन के आता है। तो ये जो बाउंड्री है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हार्ड बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है ये हार्ड बाउंड्री। अब आप बोलेंगे सर हार्ड बाउंड्री बन जाएगा, हार्ड बाउंड्री का मतलब क्या है सर, व्हाट इज हार्ड बाउंड्री?
अरे तो भैया हार्ड बाउंड्री वो है जो हिल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती, जो फिक्स है, जिसे आप हिला नहीं सकते, उसे कहते हैं हार्ड बाउंड्री। क्या कहते हैं? हार्ड बाउंड्री। अरे तो भैया तुमने इस रस्सी को तो हिला दिया, तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तो ये हार्ड बाउंड्री नहीं है। जहां तुम पकड़े हो वो हार्ड बाउंड्री नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तो सॉफ्ट बाउंड्री है। लेकिन ये जब बंदा चल के गया, देखो इसने क्या किया, सुनो सुनो, ऐसा हुआ, तुमने अपने हाथ से एक बार इसको हिलाया, तो ये पार्टिकल झटक गया, ये पार्टिकल झटक गया ऐसे, झटक गया। फिर उसने बाजू वाले को झटकाया, फिर बाजू वाले को झटकाया, फिर बाजू वाले को झटकाया, फिर बाजू वाले को झटकाया। फिर ये जब यहां पहुंचता है, इसे झटकाने की कोशिश करता है, तो ये तो हिलने वाला नहीं है, ये तो हिलने वाला नहीं है, तो ये क्या करता है, उल्टा इसे झटक देता है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अरे उल्टा वो जो दीवार का पार्टिकल है जो कि हिलने वाला नहीं है, वो इसे झटक देता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, उसने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, इसने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, उसने इसे नीचे गिराने की कोशिश की, इसलिए उल्टा होकर वापस आता है। तो 180 डिग्री का फेस चेंज आ जाता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्यों बोल रहे हैं 180 डिग्री? अरे क्योंकि लिसन 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 वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। अरे भैया एक जो वेव रहती है उसका पूरा 360 रहता है। क्या रहता है? 360 डिग्री का एंगल रहता है, या 2 पाई रहता है, बराबर। अबे तो जो चीज क्रेस्ट थी वो ट्रफ बन के आ गई, तो 180 डिग्री पलट गई ना। अबे इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 270 डिग्री, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। अरे तो अकल के पुतलो, जो मेरा क्रेस्ट था जब वो पूरा पलट के ट्रफी बन गया, तो मैं कहूंगा 180 डिग्री पलट गया। अरे 180 डिग्री वो सीधा पलट गया, चेंज हो गया, 180 डिग्री चेंज हो गया, आउट ऑफ फेज हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो जब भी हार्ड बाउंड्री पे जाके चीजें टकराती हैं, कौन सी वाली? खास करके ट्रांसवर्स वेव्स। जब भी एक ट्रांसवर्स वेव हार्ड बाउंड्री पे टकराती है, जब भी एक ट्रांसवर्स वेव, सुन लेना ध्यान से, ट्रांसवर्स वेव हार्ड बाउंड्री से टकराती है, तो वो उठाना चाहती है बाउंड्री को, लेकिन बाउंड्री से नीचे गिराना चाहती है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देके न्यूटन के लॉ से, और वो नीचे होके उल्टा होके आता है। पाई रेडियन का फर्क आ जाता है, या 180 डिग्री का फर्क आ जाता है, 180 डिग्री का फर्क। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर ये दीवार ना होती, बल्कि एक पतला सा डंडा लगा हुआ होता है यहाँ पे, और उस डंडे पे मैं अंगूठी बिठा देता। अबे ये अगर डंडा है और ये अंगूठी है, और मैं अंगूठी इसमें बिठा दूं, रिंग बिठा दूं, अबे ये डंडा है, इसको मैं अंगूठी में से घुसा दूं, अंगूठी में से, भेजे में तुम्हारे बातें घुस रही, अंगूठी में से घुसा दूं। सो लिसन, इस डंडे को मैंने ऐसा लगा दिया, अंगूठी इधर लगा दी, और अंगूठी पे मैं रस्सी बांध रहा हूं। अबे रस्सी, अंगूठी और डंडा, समझे? तो बेसिकली क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाय द वे, वेव का देख लो, हम लोगों ने देखा था ना कि इधर y रहना चाहिए, इधर कुछ तो x रहना चाहिए और t रहना चाहिए, ठीक है? तो वेव का जनरल फॉर्म है ये, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, ठीक है? याद रखिए। देखो इधर आ गया, देखो इधर देखो, ये आ गया सॉफ्ट बाउंड्री, इधर रिंग लगी हुई है। अबे इधर रिंग लगी हुई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? तो इधर रिंग लगी हुई है और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है। तो मैंने जैसे इसको मेरे हाथ में सॉफ्ट बाउंड्री, तो मैंने इसको ऐसे करके झटका, तो यहां पहुंचा। अरे तो ये भी सॉफ्ट बाउंड्री है ना भाई, तो ये जो रिंग है ये ऐसा करके ऊपर उछल जाएगा, रिंग जो है ऊपर उछल जाएगा। तो रिंग जब ऊपर उछल जाएगा, तो ऊपर से उछल के जब वो नीचे होगा, तो इसे पलटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिंग खुद उछल जा रहा है। तो बेसिकली रिटर्न ये ऐसे ही आने वाला है। तो जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। तो फेस चेंज कितना है बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, फेस चेंज कितना है ऐसी सिचुएशन में? फेस चेंज कितना है ऐसी सिचुएशन में? फेस चेंज है 0। अरे फेस चेंज ही नहीं हुआ ना, पलटा ही नहीं ना भाई, वैसे के वैसे आ गया। तो अगर सॉफ्ट बाउंड्री से ट्रांसवर्स वेव टकराएगी तो कैसे वापस आएगी? सेम टू सेम फेज में वापस आएगी। आई होप कि तुम्हारे भेजे में बातें घुस चुकी हैं, राइट? तो अब इसमें आगे बेसिकली यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखो कितना मस्त है। ये एक मोटी रस्सी है और ये एक पतली रस्सी है। अब समझ रहे हो कि नहीं? 2 रस्सी बांधा हुआ है, 2 रस्सी को ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये है मोटी रस्सी और ये है पतली रस्सी। तो पतली रस्सी इस वेव के लिए एक सॉफ्ट बाउंड्री है, लेकिन अगर कोई वेव मैं यहां से छोड़ूंगा ना, कोई वेव यहां से, तो ये पतली रस्सी में जब चलेगी और इससे टकराएगी, तो मोटी रस्सी इस वेव के लिए हार्ड बाउंड्री है। अरे इतनी बात तुम्हारे भेजे में घुसी। अबे मोटी रस्सी में अगर तुम वेव बनाओगे तो वो जब इससे टकराएगी तो ये सॉफ्ट बाउंड्री है, लेकिन अगर तुम पतली रस्सी में वेव बनाओगे वो जब इससे टकराएगी तो ये हार्ड बाउंड्री है। ठीक है, एक सेकंड चलो देख लेते हैं। तो तुमने रस्सी को ऐसे झटका, तो ये इसका क्रेस्ट जो बन के गया इधर टकराया, इधर टकराने के बाद उसे मिली सॉफ्ट बाउंड्री। जब सॉफ्ट बाउंड्री मिली तो सॉफ्ट बाउंड्री पे वो टकराने के बाद पलटेगा नहीं, बल्कि सेम रहेगा, इसलिए सेम रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। लेकिन याद रखना, इसकी हाइट उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें वेव है तो ऐसा तो है नहीं कि वेव वहां जाएगी नहीं,
तो वेव वहां भी जाएगी तो थोड़ी सी एनर्जी उधर चली जाएगी, तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ी सी एनर्जी इधर चलेगी, थोड़ी सी एनर्जी इधर चलेगी, बस इतना होगा। अब अगर मैं बात करूं इस चीज की, अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो बेसिकली होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इस चीज की तो क्या होगा, मैं यहां से अगर रस्सी को झटकूंगा तो ये रस्सी में से जो वेव जा रही है क्रेस्ट की, वो यहां पहुंच रही है, यहां पे टकराने के बाद वो पलट जा रही है और पलट के वो वापस लौट आ रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहां से जरा भी वेव आगे नहीं जाएगी तो थोड़ी सी एनर्जी जाएगी, तो इस बंदे की हाइट जो है पिछले वाले से कम हो जाएगी। तो हाइट कम हो चुकी है इसकी जो ऊंचाई है कम हो चुकी है, तो जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद पलट के लौट के आएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट बाउंड्री नहीं हार्ड बाउंड्री है। हार्ड बाउंड्री, हार्ड म्हणजे काय कडक, सॉफ्ट म्हणजे काय नरम मऊ मऊ, अरे करते का सगळ्यांना। सो बेसिकली आई होप कि तुम्हारे भेजे में मेरी बातें घुस रही हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। अब जो ये वाली वेव्स है, कौन सी वाली, लॉन्जिट्यूडनल, इसमें कहानी उल्टी है, पूरी कहानी ही उल्टी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या कहानी उल्टी है। तो यहां पर भैया किधर गया रे, अरे इधर आ गया रे बाबा, ये देखो ये देखो। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोगों ने जो है सीक्वेंस में चीजें क्यों नहीं रखी, सब कैसा भी सीक्वेंस बना दिया, बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो लिसन वेरी केयरफुल, इधर देखो इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। अबे जहां पर गैस की लेयर, एयर की लेयर, अरे तुमसे मैं बातें कर रहा हूं तो मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है वो आगे वाली हवा को दबा रही है, तो कॉम्प्रेशन बन रहा है। फिर दबाने के बाद वो टकरा के वापस भी आ रही है, गैप बढ़ रहा है, तो रेयरफैक्शन बन रहा है। तो मेरी जब आवाज तुम तक जा रही है तो कैसे जा रही है, मेरे मुंह से हवा निकली, आगे की लेयर दब गई, कॉम्प्रेशन, फिर पीछे आ गई रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करके आगे आगे की लेयर्स के साथ होते रहता है। अरे पहली लेयर के साथ ये हो गया, अब ये लेयर क्या कर रही है, इसको दबा रही है ना इस लेयर को, तो कॉम्प्रेशन, फिर पीछे आएगी रेयरफैक्शन। अब ये जो बंदा था इसने क्या किया, आगे वाले को दबा दिया, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस ये जो है साउंड की वेव में बनता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में बनता है। तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन आगे बढ़ रहा है, बराबर। तो यहां पर जो कॉम्प्रेशन था, ये देखो सॉरी रेयरफैक्शन था, रेयरफैक्शन रेयर मीडियम से टकराने के बाद कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अरे बिल्कुल उल्टा हो गया, अरे बाबा बिल्कुल उल्टा हो गया। अरे 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 सुनो, सॉफ्ट बाउंड्री रेयर मीडियम म्हणजे काय, सॉफ्ट बाउंड्री में टकराने के बाद हमको तो लगा था कि जो गया वही वापस आएगा, लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो याद रखिएगा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में उल्टा हो जाता है। तो जो चीज थी, अरे बाबा ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि अगर हार्ड बाउंड्री से टकराए तो क्रेस्ट का बनेगा ट्रफ, क्रेस्ट का बनेगा ट्रफ, लेकिन हार्ड बाउंड्री से टकराए तो, लेकिन सॉफ्ट बाउंड्री से टकराए तो जो गया वही वापस आएगा। लेकिन यहां पे उल्टा है, रेयर मीडियम में टकराने के बाद, सॉफ्ट बाउंड्री में टकराने के बाद जो गया था वो वापस नहीं आया, बल्कि कुछ और बन के आया। तो यहां से गया था बेसिकली क्या, एक रेयरफैक्शन, और टकरा के कॉम्प्रेशन बन के लौट के आया है, टकरा के कॉम्प्रेशन बन के लौट के आया है। वैसे ही दूसरा इधर यहां पे देख लो, अगर मैंने हार्ड बाउंड्री रख लिया, रिजिड वॉल रख लिया, रिजिड वॉल कड़क एकदम वॉल रख लिया जो कि हिल नहीं सकती, तो उस पे जाके जब कॉम्प्रेशन टकराया तो कॉम्प्रेशन ही बन के वापस आया। तो याद रखिए कि यहां पर उल्टा सीन है कि जब आप टकराते हैं सॉफ्ट मीडियम में, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स टकराती हैं सॉफ्ट मीडियम में, तो बेसिकली फेज पलटता है, और हार्ड मीडियम पे टकराने पर फेज पलटता नहीं। तो इसी बात को मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, ध्यान से सुनिए। ये वाले जो नोट्स मैं बना रहा हूं यहां पे लिख के, ये मेरी ऐप प्रोफेसर ऑफ साइंस पे अपलोड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, तो अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स का, ट्रांसवर्स वेव अगर टकराएगी तो क्या होगा, अगर हार्ड बाउंड्री है, हार्ड बाउंड्री, तो क्या होगा, फेज चेंज पाई से होगा, और अगर सॉफ्ट बाउंड्री है तो पलट के वापस जैसा गया था वैसी का वैसे आएगा। तो 0 रेडियन का फेज चेंज है, ठीक है। यहां पे पाई रेडियन का, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेज चेंज है। तो हार्ड बाउंड्री, सॉफ्ट बाउंड्री। अब अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं लॉन्जिट्यूडनल वेव की, लॉन्जिट्यूडनल, अरे करते का सगळ्यांना, लॉन्जिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूं, यानी कि कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस की बात करूं, तो बेसिकली हार्ड बाउंड्री पे कुछ अलग कहानी है, सॉफ्ट बाउंड्री पे अलग कहानी है। सो हार्ड बाउंड्री, सॉफ्ट बाउंड्री, सो हार्ड बाउंड्री पे जब टकराएगा तो 0 का फेज चेंज है, और सॉफ्ट बाउंड्री पे टकराएगा तो पाई का फेज चेंज है।
अरे मतलब सॉफ्ट बाउंड्री पे टकराया तो रेयरफेक्शन गया तो कॉम्प्रेशन आएगा, कॉम्प्रेशन गया तो रेयरफेक्शन आएगा। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे ऐसा हुआ क्यों? अबे ये जो बंदा था ये गया यहां पर कॉम्प्रेशन लेके, इसको टकराया, इसको धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन ये हिला नहीं, तो ये उसको उल्टा दबाने लगा, तो इसलिए यहां पे कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन रह गया। अरे लेकिन अगर ये हल्की वॉल होती, अगर ये सॉफ्ट बाउंड्री होती, तो जब ये कॉम्प्रेशन उसे धक्का मारता, प्रेशर अप्लाई करता, तो ये हिल जाता और वहां पे रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाता। तो बेसिकली जब हार्ड बाउंड्री पे टकराती है लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो इसका बिहेवियर इसीलिए अलग होता है बिकॉज जो गया टकरा के वापस वही लौट के आया, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिला। तो इसने जाके उसे धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं, उसने इसको उल्टा धक्का मार दिया, ये दब गया। आई बात खुपड़िया में त्योहार की नहीं। अबे अगर ये सॉफ्ट होता तो बेसिकली ये जाता, टकराता, वो खुल जाता, रेयरफेक्शन बन जाता, अगर वो सॉफ्ट बाउंड्री होता। एनीवे, आई होप कि अब तुम्हारे भेजे में मेरी बातें घुस चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली बहुत ही बचकाना चैप्टर है, पता नहीं क्यों बच्चे इससे घबराते हैं। नाउ नाउ अब मजा आएगा जब बेसिकली दो वेव्स ऐसे करके आएंगी। अरे आमने सामने दो वेव्स आएंगी तब आएगा मजा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एक वेव जो है वो ऐसे आगे बढ़ रही है और एक वेव जो है ऐसे नीचे से आगे बढ़ रही है। अच्छा, ऐसी वेव जिसमें एक क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे का ट्रफ आ रहा है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे चढ़ेंगे, देखो यहाँ पे चढ़ रहे हैं, अरे आ रहे हैं ना, नजदीक आ रहा है, 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 यहाँ पे चढ़ रहा है। चढ़ते ही क्या हो गया, जैसे ही चढ़ा कैंसिल हो गया। अबे यहाँ पे होना चाहिए था, ये गायब हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था, गायब हो गया, और यहाँ पर जो है बेसिकली फ्लैट हो गया। ये ऊपर और ये नीचे मिलके फ्लैट हो गया, फ्लैट। कैन यू सी दैट कि ये फ्लैट हो गया? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप कि सभी की खोपड़ी में मेरी बातें घुस रही हैं कि ये फ्लैट हो चुका है। नाउ लिसन, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि यहां से एनर्जी गायब हो गई है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एनर्जी गायब हो गई रहेगी, तो एनर्जी बिल्कुल भी गायब नहीं हुई है, एनर्जी बिल्कुल भी गायब नहीं हुई है, बल्कि एनर्जी आगे बढ़ गई है। अबे देखो, यहां पे आया ये बंदा, ये ट्रफ 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 आया, देखो ट्रफ चल के आ रहा है, ट्रफ चल के आ रहा है, तो ये जो ट्रफ था यहां से गायब हो गया क्योंकि इस पे क्रैश चढ़ गया, लेकिन ये ट्रफ ने अपना इंपैक्ट आगे छोड़ दिया। ये एनर्जी गायब नहीं हुई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये बंदा आगे बढ़ के निकल जाएगा। देखो आगे बढ़ रहा है, कैन यू सी दैट? अरे हाँ के ना रे भाई, तो ये आगे बढ़ रहा है ना। और वैसे ये बंदा जो था, देखो क्रैश चल के आ रहा है, क्रैश चल के, ये ट्रफ था, सॉरी बाय द वे, ट्रफ 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 था। अच्छा, ये ट्रफ था, ये ट्रफ था, फिर वापस ट्रफ आगे बढ़ गया, ये क्रैश था, क्रैश था, ये आगे बढ़ के निकल गया, है ना, तो वो पार होके चला गया। तो जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे वहीं पर कैंसिल करेंगे, और कहीं कैंसिल नहीं करेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात से सभी लोग भली भांति परिचित है, राइट? अरे सभी को मालूम है ना, एनर्जी को ना मिटा सकते हैं ना बना सकते हैं। तो बेसिकली एनर्जी गायब नहीं होगी, एनर्जी रहेगी। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी। अच्छा, अब जब दो वेव्स जो सेम फेज में आ रही है, देखो ये क्या था, ये ऑपोजिट फेज में था, ये देखो ये वाला देखो सेम फेज में था। अरे सेम फेज में आ रहा है ना रे बाबा, अरे बाबा इसका भी क्रेस्ट आ रहा है, इसका भी क्रेस्ट आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो दोनों क्रेस्ट जहां पे मिलेंगे, देखो मिलना, चढ़ना स्टार्ट हो गया, दोनों क्रेस्ट एक दूसरे पे चढ़ेंगे तो एक बड़ा क्रेस्ट बनेगा, देखो बड़ा क्रेस्ट बनेगा। अरे हाँ के ना, लेकिन उसकी पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा? अरे एनर्जी एक जगह पे इंक्रीज नहीं हो सकती, खाली रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एनर्जी किसी जगह पे ना गायब हो सकती है ना बढ़ सकती है, खाली क्या होगा कि उस जगह पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यहाँ की वहां हो गई है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पे फिर उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं होगा। तो बेसिकली होगा ये कि ये वाला बंदा आगे बढ़ जाएगा, वो वाला बंदा इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो देखो यहां से वहां अलग हो रहे हैं, अरे यहां नजदीक आ रहे हैं और यहां से चढ़ के दूर जा रहे हैं। तो लिसन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ, एंट्रेंस एग्जाम्स में जो रहता है, बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या है, इसके ऊपर थियरी का या असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जब एक क्रेस्ट पे ट्रफ चढ़ता है तो एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? नाउ लिसन, यहां पे आ रहा है बहुत प्यारा सा डेरिवेशन, आइए इस डेरिवेशन करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अरे जब दो वेव्स एक दूसरे पे चढ़ती हैं तो फाइनल हाइट उनकी कितनी होती है? अबे जब दो वेव्स एक दूसरे पे चढ़ेंगी तो जैसे मान लो कि इस तरीके से चढ़ रही हैं तो इसकी हाइट और इसकी हाइट मिला के कुछ एक बड़ी हाइट बन रही है। लेकिन जब दो वेव्स इस तरीके से चढ़ेंगी, आउट ऑफ फेज चढ़ेंगी, तो हाइट जो है घट के जीरो हो जा रही है, हाइट बिल्कुल जीरो हो जा रही है। तो यही बात तो हमको मैथ्स से देना है, बिकॉज मैथ्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिजिक्स में आपका यकीन कोई नहीं करेगा। अरे फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जब तक मैथ्स की भाषा ना बोलो, दुनिया का कोई साइंटिस्ट आप पे यकीन करने वाला नहीं है, ठीक है? तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेरिवेशन के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, चलिए आइए कर लेते हैं। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, सभी लोग गौर से देखिए, इट्स अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, 4 मार्क्स का। सो एम्पलीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स के सुपरपोजिशन होने की वजह से, एक दूसरे पे चढ़ने की वजह से जो फाइनल हाइट बन रही है वो हाइट का डेरिवेशन कर रहे हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आपको मैंने पहले बताया था कि जो वेव होती है उसका जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा है, a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, चाहे तो फाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए दो तीन चीजें गायब कर देंगे, सिर्फ लिख देंगे सिंपल ओमेगा टी, दैट्स इट। ये हो गई पहली वेव। अब दूसरी वेव, क्योंकि दोनों वेव साथ में ही वाइब्रेट हो ऐसा जरूरी तो नहीं, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे ही चढ़े ऐसा जरूरी तो नहीं, कभी क्रेस्ट भी चढ़ सकता है, कभी ट्रफ भी चढ़ सकता है, तो दोनों में कभी जीरो का भी डिफरेंस हो सकता है, पाई का भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अरे कभी जीरो का डिफरेंस, कभी 180 का डिफरेंस, कभी कोई और एंगल का डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक वेव में तो स्टार्टिंग का जो उसका एंगल है वो जीरो रख रहा हूं, लेकिन दूसरी वेव में स्टार्टिंग एंगल कुछ और रखूंगा, सेम नहीं रख सकते, तो ओमेगा टी प्लस फाई रख दिया। अच्छा, दोनों वेव्स की ऊंचाई हाइट भी सेम रहे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे a1 रखा, यहाँ पे a2 रखा। a1 और a2 हाइट है, एम्पलीट्यूड है, इट इज हाइट और एम्पलीट्यूड, तो दो वेव हैं, तो कंसीडर टू वेव्स। सुनो, अंग्रेजी घुसाना सीखो, डेरिवेशन में मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, मैथ्स और फिजिक्स, लेकिन अंग्रेजी घुसाना आपको सीखना है, ठोकना आपको आता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली दो वेव्स हैं, तो कंसीडर टू वेव्स विच आर सुपर इंपोजिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, सुपर इंपोजिंग ऑन ईच अदर, लेट देयर एम्पलीट्यूड्स बी a1 एंड a2। अरे उनका एम्पलीट्यूड a1 a2 है, एंड पहले का जो फेज एंगल है, इनिशियल फेज, वो जीरो है, दूसरे का इनिशियल फेज है फाई, दोनों में फेज डिफरेंस है फाई का, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हेन वी ऐड द टू वेव्स, तो ये सब जो कहानी है अंग्रेजी की आप लोग लिखना, ठीक है। सो फाइनल वेव बनेगी y, जो कि y1 और y2 से मिलकर बनी है। तो पहली वेव है a1 sin ओमेगा t, और जो दूसरी वेव है वो है a2 sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई, ठीक है। sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई, तो ये बनी है नई वाली वेव। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं। एक सेकंड, इससे 1 देने से पहले यहाँ पे sin ओमेगा t मुझे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे बाबा, sin ओमेगा t को बाहर निकाल लो ना रे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा बेटा, a1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे अरे a2 cos फाई बचेगा ना। अरे मेरे भाई, ये a2 इधर भी जाएगा, a2 इधर भी जाएगा, अरे a2 इधर भी जाएगा, a2 इधर भी जाएगा। तो मैं तो सिर्फ इन दोनों को देख रहा हूं ना, तो इसमें से अगर मैंने sin ओमेगा t बाहर खींच लिया तो यहाँ पे a2 cos फाई बचेगा, सो a2 cos फाई बच गया। प्लस अब लास्ट में जो एक टर्म है a2 cos ओमेगा t sin फाई, उसका मैं खाली cos ओमेगा t थोड़ा साइड में लिख रहा हूं और यहाँ पे लिख दे रहा हूं a2 sin फाई। क्यों ऐसा कर रहा हूं? अरे ताकि ये इसकी तरह दिखे, जैसे यहाँ पे sin ओमेगा t है, ब्रैकेट में कुछ है, वहां पे cos ओमेगा t है, ब्रैकेट में कुछ है, सेम दिखने के लिए, ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है। सो y इक्वल टू ये आ गया। अब इसको मैं चाहूं तो इक्वेशन नंबर 1 पुकार सकता हूं, मैं से कह सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कुछ सब्स्टिट्यूशन मैथ्स में किए जाते हैं चुपचाप मुंह बंद रख के, बिकॉज मैथ्स वाले लोगों ने पहले से ही निकाल के रखा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे हम लोग ले लेंगे कि लेट a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल्स टू r cos थीटा। जस्ट ऐसे ही ले लो, अरे cos है तो cos ले लो यार, r cos थीटा, एंड a2 sin फाई इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अबे जहां पर cos है cos ले लो, अबे ये लेट करके बोल रहे हो ना, अरे ये जस्ट अजम्पशन है रे बाबा, अजम्पशन है। तो लेट a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल्स टू r cos थीटा, a2 sin फाई इक्वल्स टू r sin थीटा। इसको बोल दो इक्वेशन ए, इसको बोल दो इक्वेशन बी। अब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, सो पुट इक्वेशन ए एंड बी इन 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करते ही तुम्हें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, यहां पर a1 प्लस a2 cos फाई की जगह पे आ जाएगा r cos थीटा, बराबर है बेटा। उसके बाद में यहां पे क्या है, cos ओमेगा टी है बच्चा, और ये जो a2 sin फाई है इसकी जगह पे बच्चा क्या आ जाएगा, a2 sin फाई की जगह पे r sin थीटा, तो यहां पे आ जाएगा r sin थीटा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अब इसमें से अगर मैंने r को बाहर निकाल लिया बेटा, कॉमन निकाल लिया r को, तो यहां बचेगा sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो sin ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। अरे भैया, जब दो वेव्स जोड़ेंगे आपस में तो तीसरा भी एक वेव ही बनेगा ना, डायनासोर थोड़ी ना बनेगा। तो बेसिकली दो वेव्स को जब मैंने जोड़ा तो मुझे तीसरा भी एक वेव मिला जिसकी हाइट मिली r, जो कि मुझे जानना है कितनी है। अरे इस वेव की हाइट a1, इस वेव की हाइट a2, इस वेव की हाइट r, तो ये r मुझे जानना है कितना है, फाइनल कितना है।
और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो ये तीसरी वेव की भी फ्रीक्वेंसी एक्जैक्टली सेम रहेगी। हाइट अलग थी इसलिए अलग है, वैसे फेज अलग था, फेज एंगल अलग था, इसका था 0, इसका था 5, तो यहां पर भी कुछ अलग आया, थीटा आया। अरे आई बात तुम्हारी खोपड़ी में बेटा कि नहीं आई? समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी मेरी बातों को? तो बेसिकली ये आपकी एक नई वेव बन चुकी है, नई वेव बन चुकी है। अरे बाबा तुम लोग को ये सब आता है ना एक्सपांड करने, तुम लोग को ये तो नहीं सोच रहे कि सर ने ये डायरेक्टली ये यहां से यहां कैसे लिखा? अबे ये साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बाबा? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो यहां पे भी वैसे साइन ऑफ ए प्लस बी आ गया, क्योंकि ये क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी बन रहा है, कॉस ए बन रहा है, साइन बी बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये आ गई तीसरी वेव। अब मुझे जानना है ये आर कितना है, थीटा कितना है। तो मैं क्या करूंगा, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से सुनिए। ये जो ए और बी है ना, ए और बी, इसको मैं करता हूं पहले डिवाइड। तो मैं बी बाई ए करता हूं, डिवाइड बी बाई ए, बी बाई ए करता हूं। अबे तो जब डिवाइड करूंगा तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाई ए, बी को ए से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। समझ गए? तो यहां पर हमारा आर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा। तो मैं tan थीटा नहीं लिख रहा हूं, खाली थीटा लिख रहा हूं, तो tan को उधर लेके जा रहा हूं, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो ये हो गया आपका बेसिकली एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला थीटा के लिए, फाइनल थीटा के लिए। अब फाइनल आर के लिए भी फॉर्मूला निकालना है, सो ध्यान दीजिए। फाइनल आर के लिए मैं क्या करूंगा, सुनो, इसको और इसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो, पहले स्क्वायर एंड फिर ऐड। तो स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशंस ए एंड बी। लिसन, 4 मार्क का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस साल इसका आने का बहुत 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 चांस है, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपनी ऐप पर दे दूंगा। तो मेरी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, प्रोफेसर ऑफ साइंस, डाउनलोड कर लीजिए। यहां ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अबे तो पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया, ठीक है, फिर ऐड किया, इक्वल टू, लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ था। अबे ये तो राइट में लिखा हुआ है ना, राइट में, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ था, तो इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, अबे ए प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ए प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा। तो इधर देखो ध्यान से, तो बनेगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अरे मेरा बच्चा, अकल का पुतला, ध्यान से देखो, ये है A, ये है B, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, वही तो लिखा है मैंने, हाँ क्या ना बच्चा। अब इसका भी स्क्वायर कर लो, तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, सो प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहां से आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? अरे इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो बाबा हर एक ने पढ़ी है, भले तुमने मैथ्स ड्रॉप कर दिया, कुछ भी ड्रॉप कर दिया, अरे लेकिन यहाँ पे इतनी तो पढ़ी है ना तुमने ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉमन, A2 स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर कॉमन, जैसे यहाँ पे हम लोग ने कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे A2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि होता है 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये आर स्क्वायर बचा है, इसको मैं खाली आर लिख रहा हूं, तो आर अगर इधर लिखा तो इधर रूट लिखना पड़ेगा, तो इधर रूट लिखो। सो रूट में आप लिखोगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, जो कि यहां पर है, प्लस ये बड़ा वाला 2A1 A2 कॉस फाई। आई बात सभी के खोपड़ी में, डेरिवेशन इज ओवर। यहाँ पे जाके डेरिवेशन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। सो इट वाज सो डैम इजी, बहुत ही बचकानी डेरिवेशन थी। आई होप के सभी के मस्तिष्क में ये डेरिवेशन जो है प्रवेश कर चुकी है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे भाई बहुत ही बचकाना है, इट्स डैम इजी। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीजों की ओर, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या है और आगे। तो यहां पर हमें जो है इस तरीके से आ गया, ठीक है। फाइनल मतलब इसको मैंने आर लिखा है, यहाँ पे इन लोग ने ए लिखा है, इट्स ओके ना बाबा, चलेगा ना तुम लोग को। मैंने आर लिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फाइनल एम्पलीट्यूड, तो इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi। यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो इन लोग ने ऊपर कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, एक मिनट इधर 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 लिखा रहेगा, इधर लिखा है, किधर यार है बाबा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi। ये तो आगे स्पेशल केसेस हैं, आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, स्पेशल केसेस कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हटा दो। चलो एक ब्यूटीफुल सा 4 मार्क का डेरिवेशन हमारी जेब में आ चुका है, हम सबको याद हो चुका है। ये डेरिवेशन सभी अगर 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये डेरिवेशन एग्जाम में लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, प्लीज इस बात को याद रखिए बच्चा। 2 बार अगर आज आपने इसको लिख के प्रैक्टिस किया, एक बार देख के एक बार बिना देखे, तो ही आप इसे एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। सो डेरिवेशंस देखने में इजी लगती हैं, लेकिन कभी कभार जब अपन करने बैठते हैं ना तो हार्ड लगती हैं, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं एक सेकंड डेरिवेशन की तरफ। ये देखो स्टैंडिंग वेव बन रहा है, या नोड है या एंटी नोड है, पहले बता दिया था, एंटी नोड नोड। चलो अब दूसरी डेरिवेशन भी कर लेते हैं फटाक से। सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की हम लोग जो है एक डेरिवेशन कर लेते हैं, आइए इसको देख लेते हैं फटाफट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग होश में आ जाइए पूरी तरीके से बच्चा। सो सेकंड जो डेरिवेशन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो अब हम स्टेशनरी वेव की इक्वेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। सो ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, सभी लोग गौर से देखिएगा। सो लिसन, अब मैं 2 वेव्स वापस से कंसीडर कर रहा हूं, 2 वेव्स। तो पहली वेव मैंने ले लिया y1 इक्वल्स टू A1, आप ले सकते थे, लेकिन स्टेशनरी वेव बनने के लिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम रहे। अरे यहां से जाने वाली वेव और वहां से आने वाली वेव की हाइट सेम होना मांगता है, कर लगा, तो हाइट सेम रखना है। तो हाइट को मैं बोल रहा हूं a, सो a साइन ओमेगा टी माइनस अपन kx लिखते हैं, मालूम है ऐसा भी लिखते हैं। अरे अपन ने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए पिछली बार ये नहीं लिखा था, क्या लिखा था, ओमेगा टी प्लस 0 लिखा था, और दूसरे वाले में क्या लिखा था, ओमेगा टी प्लस 5 लिखा था। लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, बिकॉज स्टेशनरी वेव में टाइम और डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव में टाइम और डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, तो ऐसे करके आपको लेना होगा, इसको मैं सुधार के और लिख रहा हूं, ए साइन, ये जो ओमेगा रहता है ना, इसका फॉर्मूला रहता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। अरे ये जो ओमेगा रहता है ना बाबा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका फॉर्मूला रहता है 2 पाई एन टी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के जो है वो है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अरे लिख देता हूं यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। अरे बेटा वन शॉट है, हर चीज समझा नहीं सकते कि ये सब क्या होता है सर, हमने तो अभी जिंदगी में देखा नहीं। तो एंगुलर वेव नंबर, या फिर इसको हम लोग ये भी कहते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर, सो प्रोपोगेशन वेक्टर भी कहते हैं। चलो एनीवे, इसका फॉर्मूला रहता है 2 पाई बाय लैम्डा, सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अच्छा, बिकॉज यहां पर ये दोनों चीजें इसमें 2 पाई आ रहा है, तो मैं 2 पाई जो है थोड़ा सा इधर बाहर ले लेता हूं। सो ए साइन यहां पे आ जाएगा 2 पाई, अंदर छूट जाएगा एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। बात भेजे मैं तुम्हारे घुसी बेटा, तो इन लोग ने टेक्स्ट बुक वाले लोग ने समझाया नहीं है, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट किए, 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किए। अरे आई बात तुम्हारी खोपड़ी में कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये पहली वेव है। तो सिमिलरली दूसरी वेव को मैं क्या लिखूंगा, हाइट सेम रखना है, तो ए साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखना है, गलती से भी कुछ मत कर देना, लेकिन माइनस के बदले प्लस कर देना एक्स बाई लैम्डा। क्यों ऐसा कर देना है, अबे अगर एक वेव माइनस है तो एक वेव प्लस रहेगी, अगर एक वेव इधर चल रही है तो एक वेव इधर चलना चाहिए ना, तब जाके ही तो स्टेशनरी वेव बनेगी। स्टेशनरी वेव कब बनेगी, जब सेम मतलब ऐसा चल चल के दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली ए साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लैम्डा, तो एक इधर लिख दो माइनस, तो एक लिख दो प्लस। ये जो वेव है, एक वेव जो है पॉजिटिव एक्स में चल रही है, एक वेव नेगेटिव एक्स में चल रही है। एनीवेज, आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी है पूरी तरीके से। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये जो है ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, और ये है ए साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, दोनों वेव्स को जोड़ेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। प्लीज जरा मुझे माफ करना, यहाँ पर जो है बेसिकली स्टूडियो में काफी सारा काम चल रहा है, तो काम चलने की वजह से आपको पीछे से थोड़ा सा शोर आ सकता है, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं ए को निकाल लूंगा बाहर, अंदर छूट जाएगा साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, और यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। कौन होशियार बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि ये फॉर्मूला किसकी शक्ल का है? चलो मैं बता देता हूं, इसकी शक्ल जो है साइन सी प्लस साइन डी जैसी है। कैसी शक्ल है इसकी? एक मिनट, यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में, छोटा सा लिख देता हूं। ये साइन सी है और ये जो बंदा है ये कैसा है? साइन डी है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बता दूं, वी नो दैट साइन सी प्लस साइन डी जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। सो लिसन, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुमने बोला कि सर इतना स्पीड ट्रेन की तरफ क्यों चल रहे हो? अरे बेटा, अगर तुम लोग को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो तुम लोग थोड़ा स्पीड कम करके 0.75x, यूट्यूब में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्लेबैक स्पीड पे क्लिक करो, 0.75x पे चला के देखो, मेरी आवाज आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। ये वन शॉट है, जल्दी कवर करना है, इसीलिए इसको मैं तेज दौड़ा रहा हूं। लेकिन लिसन, कवर सब कुछ करूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड डेरिवेशन हमारी चल रही है, याद रखना ये भी 4 मार्क्स की डेरिवेशन है, और मैं आपको 3-4 मार्क्स की डेरिवेशन इस चैप्टर में कराने वाला हूं, जिसमें से 2 डेरिवेशन के आने का बहुत 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 ज्यादा चांस है। ठीक है, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपने 3 डेरिवेशन पढ़ ली तो गारंटीड आपको जो है मार्क्स मिलना ही मिलना है। सो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लिसन, तो यहां पर ये है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं, तो यहां पे देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सब लोग होश में आ जाइए। पेपर के काफी सारे सेट्स बनते हैं बेटा, पेपर के काफी सारे सेट्स बनते हैं, तो कोई एक सेट में एक डेरिवेशन डाल देगा, कोई दूसरे सेट में दूसरी डेरिवेशन डाल देगा। लेकिन वो जो 2 डेरिवेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन कौन सी डेरिवेशन हैं, ये सारी बातें जो है आपको मैं अपने ऐप पर बताऊंगा कि कौन सी 2 डेरिवेशन के आने के 90% से ज्यादा चांसेस हैं। तो वहां पर से आपने अगर वो पढ़ लिया तो आपके 4 मार्क्स तो गारंटी डेरिवेशन में पक्के हो गए। बाकी का आप जो है प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, और प्रॉब्लम्स में आपको इतना बचकाने तरीके से सिखाऊंगा कि आपने कभी जिंदगी में इतना आसान तरीके से न्यूमेरिकल सीखा नहीं होगा। तो आप झटपट जाइए मेरे ऐप पे, उसको डाउनलोड करके वहां पर जाके वो लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। सो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? a तो बाहर था ही, अंदर हमारे पास आ गया, देखो इधर देखो, ये क्या है? साइन सी प्लस साइन डी है, तो उसका बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अरे बाबा, ये c हो गया ना पूरा, और वो पूरा d हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ध्यान से देखिएगा, तो 2 यहां लिख दिया, साइन सी प्लस डी। अच्छा, दोनों में 2 पाई तो कॉमन ही है, तो 2 पाई को बाहर ही रखता हूं, है ना। सी प्लस डी बोले तो क्या हो जाएगा मालूम है? यहां पे हो जाएगा n माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस n माइनस एक्स बाई लैम्डा, ऐसे हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सी मतलब ये भी मिला के सी है, लेकिन 2 पाई तो दोनों में कॉमन है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको मैं अलग रख रहा हूं। तो सी ये हो गया प्लस डी, ठीक है, प्लस डी। अच्छा, इसमें माइनस एक्स बाई लैम्डा, इसमें प्लस एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। तो सी प्लस डी, अरे बाबा ये सी है, ये डी है, बाई 2 भी लिखना है, भूलना नहीं, बाई 2 भी लिखना है, जिसमें से आप ये 2 और ये 2 काट सकते हो। अरे यार, ये बात तुम्हारी खोपड़ी में क्या नहीं? फिर क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी क्या है अपना? एक सेकंड, पहले 2 पाई ले लो भाई, 2 पाई को साइड में ले लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? यहां पे आ जाएगा अपना n माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस n प्लस एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। ये क्लोज हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो भाई कि नहीं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो बेसिकली इस तरीके से हो गया। अभी आ गया 2a, यहाँ पे बचा साइन, ये देखो एक्स बाई लैम्डा कैंसिल हो गया, n प्लस एन क्या हो जाता है? 2n हो जाता है, तो 2n पाई हो जाएगा, या 2 पाई n हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई n, साइन 2 पाई n। और ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ, ये क्या हो जाएगा? एक सेकंड, मैंने कुछ मिस किया क्या? थोड़ा सा कुछ मिस किया मैंने। यस, मैंने टी मिक्स कर दिया ना कहीं ना कहीं। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे टी भी है ना, और यहाँ पे टी भी है ना, टी, हाँ यहाँ तक तो लिखा है मैंने, टी लिखा है, यहाँ मिस कर दिया, तो यहाँ पे 2 पाई एन टी आएगा, 2 पाई एन टी। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? 2 पाई एन टी आएगा। गुड गुड गुड, कुछ बच्चे लोग कमेंट में टाइप कर ही रहे हैं कि सर आपने टी भूल गए हो। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी माइनस डी, तो अब एन टी कैंसिल होगा, और ये माइनस 2x बाई लैम्डा आ जाएगा। और तुमको मालूम है कॉस जो रहता है माइनस साइन को खा जाता है, कॉस क्या करता है? माइनस साइन को खा जाता है, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, माइनस साइन का कोई उपयोग नहीं है। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, y इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 2a कॉस ऑफ 2x बाई लैम्डा। एक सेकंड यार, 2 पाई किधर चला गया? अच्छा हाँ, इधर है ना, पाई है ना यार, वही मैं सोचू कि चला किधर गया।
हो जाती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है सेनोरिटा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। सो 2πx बाय लैम्डा, सो 2πx बाय लैम्डा, ठीक है, 2πx बाय लैम्डा याद रखिएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हो गया 2a cos 2πx बाय लैम्डा इनटू साइन ऑफ 2π अब अगर ध्यान से देखो तुम लोग तो इसकी शक्ल अगर मैं बना दूं ऐसी, y इक्वल्स टू a बोल दूं तो ये बन जाएगा a sin 2π अबे तो जब मैं दो वेव जोड़ूंगा, पहली वेव दूसरी वेव, जब मैं दो वेव जोड़ूंगा एक वेव दूसरी वेव, अबे तो दो वेव से जुड़ के तीसरी भी तो वेव ही आएगी। तो ये देखिए वेव आ चुकी है y इक्वल्स टू a sin 2π। आई होप के सभी के खोपड़ी में बातें हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो a है वो फिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। पहले a कांस्टेंट हुआ करता था, अरे पहले की डेरिवेशंस में a हमारा जो भी था या r था, हमने a के बदले r लिया था तो r कांस्टेंट था यार, r वाज कांस्टेंट, ये फिक्स था। लेकिन यहाँ पे r फिक्स नहीं है भाई, तो तीसरी वेव बनी उसका r फिक्स नहीं है, उसका r बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसमें कॉस है। अरे कॉस और साइन बदलते हैं, कॉस और साइन बदलते हैं, तो याद रखिए कि a इक्वल्स टू a cos 2πx बाय लैम्डा के बराबर है। एक सेकंड, ए 2a है ना भाई, किधर गया मैंने कहाँ लिखा? हाँ यहाँ पे 2 है ना, सॉरी 2 तो भूल ही जा रहा हूँ मैं। तो 2a cos 2πx बाय लैम्डा, अरे आई बात तुहार खोपड़िया में कि नहीं, कर लगा सगड़े अन्ना। तो बेसिकली इस तरीके से एक वेव बन रही है, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जो कि हमको चाहिए थी, बस खत्म। यहाँ पे जाके चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन 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 यहाँ पे 3 मार्क्स खत्म हुए। 4 मार्क्स के लिए कोई भी पूछेगा तो आपको बताना होगा पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड आपको बताना होगा। अरे भैया जो हमारा नोड एंटी नोड है, अरे भाई किधर गया एंटी नोड, नोड किधर गया? ये देखो किधर है रे बाबा, ये देखो ये है नोड बेटा, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, ये है नोड। तो ये कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा? तो इसकी लोकेशन हमें बताना होगी, ठीक है, इसकी लोकेशन हमें बताना होगी। तो आइए जानते हैं इसकी लोकेशन। तो पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। सो पोजीशन ऑफ नोड, पहले नोड की पोजीशन जान लेते हैं। नोड की पोजीशन जानने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, जो a है एम्पलीट्यूड वो 0 होना चाहिए, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या फॉर्मूला था, 2a cos 2πx बाय लैम्डा था, वो 0 होना चाहिए। अबे हाँ क्या ना, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परफेक्टली 0 होना चाहिए। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये बंदा होना चाहिए 0, तो अब 2a तो 0 नहीं होगा ना, 2a तो हाइट है ना ओरिजिनल वेव की। अरे ओरिजिनल वेव की कुछ हाइट होती है कि नहीं होती है? तो ये तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि cos 2πx ही 0 है, 2πx बाय लैम्डा ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये बंदा कितना होगा, 90 होगा। अबे ये बंदा 90 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? होगा, ऑफ कोर्स 90 होगा। सो 2πx बाय लैम्डा, अरे क्योंकि cos 90 ही 0 होता है मेरे भाई, सो 2πx इज 90। अच्छा सिर्फ 90 जरूरी है क्या? cos 2π मतलब हम लोगों ने 90 लिया, π/2 90, तो खाली यही रहेगा क्या? अरे 90 270 और उसके बाद वाले सब रहेंगे ना, तो 1π/2 3π/2 5π/2 सब रहेंगे रे बाबा, कुछ भी ले लो एंगल। अरे एंगल घूमता है ना गोल गोल, अरे एंगल गोल गोल घूमता है रे बाबा, एंगल गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो बेसिकली cos 90 भी 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है, उसके बाद जितने भी आएंगे सब 0 रहेंगे। सो याद रखिएगा, सो 1π/2 3π/2 5π/2 एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ सब जगह पे जाके आपको नोड मिलने वाला है। तो अब एक काम करते हैं, कोई भी दो लेके सॉल्व करते हैं, पहले इसको दो को ले लेते हैं, बाद में इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। तो पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पाई कैंसिल हो जाएगा, अरे पाई कैंसिल हो जाएगा ना, अरे बाबा 2πx बाई लैम्डा इज π/2, तो पाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू λ/4। अबे ये 2 नीचे जाएगा बे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लैम्डा जो है ऊपर जाएगा, तो x इक्वल्स टू λ/4 आ गया कि नहीं आ गया रे बाबा? ऑफ कोर्स आ गया है ना, तो λ/4 आ गया। वैसे जब मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ और आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को लेके सॉल्व करूंगा तो मुझे ये भी आ सकता है। लिसन वेरी वेरी केयरफुल, ये मैंने एक लेके सॉल्व किया, अब आप चाहें तो दूसरा कलर से दो ले सकते हैं, एक ये वाला बंदा, एक ये वाला बंदा लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2πx बाय लैम्डा इज 3π/2 3π/2 तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया। सो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है मालूम है? 3 λ/4 आ रहा है। सो x इक्वल्स टू 3 λ/4। सो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पे एंटी नोड्स बन रहे हैं, नोड्स। तो x इक्वल्स टू 1 λ/4 3 λ/4, फिर बनेगा 5 λ/4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बनता चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सो 1 λ/4 3 λ/4 5 λ/4, इस तरीके से इस पोजीशन पे बनेगा नोड्स। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी हैं। नाउ लिसन, कहाँ बनेगा एंटी नोड? सो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, आइए जानते हैं। तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स,
कौन है बदमाश बच्चा जो बोल रहा है एंटी नोड्स? अरे एंटी नोड्स रे बाबा, एंटी नोड्स। सो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, एंटी नोड्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे जो अपना एम्पलीट्यूड है हाईएस्ट रहना चाहिए, सबसे ज्यादा रहना चाहिए, सबसे ज्यादा, और सबसे हाईएस्ट रहेगा 2a। अरे अकल के पुतलो, जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो ये है ना, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये है, तो इसकी लास्ट वैल्यू तो ये रहेगी ना, क्योंकि कॉस वैल्यू बढ़ाने का नहीं, कॉस वैल्यू घटाने का काम करता है, कॉस वैल्यू बढ़ाने का नहीं, कॉस वैल्यू घटाने का काम करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है, ये जो चीज, इसको गायब कर दो, 2a लास्ट वैल्यू है। बल्कि 2a क्या, प्लस 2a भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा, नीचे भी चलेगा, माइनस 2a, दोनों ही चलेगा। सो प्लस माइनस 2a आप ले सकते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला, जो कि है 2a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा प्लस माइनस 2a है। अब ये 2a उड़ गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचा। सो cos 2 पाई x की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये प्लस माइनस 1 हो गई। और cos कब जाके 1 या माइनस 1 होता है? अरे cos जब रहता है 0 तो प्लस 1 होता है, cos जब रहता है 180 तो माइनस 1 रहता है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 पाई x बाई लैम्डा है, इसकी वैल्यू या तो 0 है, या तो 180 है, या तो 360 है, या तो उसके आगे है। मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब आ रहे हैं बे, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन। तो ऐसा करके बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। अब कोई भी दो वैल्यू ले लो, तो इन दोनों को मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। सो 2 पाई x बाई लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पोजीशन 0 आ गई। ये तो पहली पोजीशन आई। अब दूसरी पोजीशन ढूंढते हैं, दूसरी पोजीशन, दूसरी लोकेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको लेना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई x बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, 1 पाई है ना भाई, 1 पाई। सो पाई पाई कैंसिल, सो x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 आ गया। समझ गया, x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। तो अब इसके बाद वापस से लैम्डा बाई 2 और जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 1 लैम्डा। अरे कैसे? इसको और इसको ले लोगे तो, समझे, इसको और इसको। लेकिन अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। सो x की वैल्यू क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए या तो 0 लैम्डा बाई 2, या 1 लैम्डा बाई 2, या 2 लैम्डा बाई 2, अरे आधा आधा लैम्डा बढ़ाते जाओ, या फिर 3 लैम्डा बाई 2, या तो 4 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये हो गई पोजीशन ऑफ एंटी नोड। अब आप बोलेंगे सर 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 ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। तो रुको अभी बता देता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, अभी बता देता हूँ। सो बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। इधर देखिए, ये है आपका स्टेशनरी वेव, ठीक है, ये है आपका स्टेशनरी वेव। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये है आपका स्टेशनरी वेव। हम कर क्या रहे हैं मालूम है? हम क्या कर रहे हैं कि एक हाथ में पकड़ के रस्सी को हिला रहे हैं, तो ये सॉफ्ट बाउंड्री है, तो यहां पे बनेगा एंटी नोड। तो एंटी नोड की जो लोकेशन है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूं, तो ग्राफ में ये हो गया मेरा y एक्सिस, और मान लो ये हो गया मेरा x एक्सिस, मान लो ऐसा, और ऐसा अज्यूम कर लो। तो ये बंदा जो है ऊपर नीचे करके हिल रहा है, ऊपर नीचे करके हिल रहा है। तो नोड कहां बन रहा है? सुनो, ऐसा पहले पहले एंटी नोड का बन रहा है। ये तो एंटी नोड हो गया, तो x इक्वल्स टू 0 पे, अरे x एक्सिस है ना, x इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है। फिर सीधा अगला नोड बन रहा है यहाँ, अरे सॉरी एंटी नोड बन रहा है। ये एंटी नोड है, ये भी 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 एंटी नोड है। अबे तो ये तो 0 पे बन गया ना बे। अच्छा ये है आधा लैम्डा, और यहां पे मिला लो और आधा, मतलब आधा नहीं, पाव, ये पाव लैम्डा, ये भी पाव लैम्डा, कितना हो गया? आधा लैम्डा हो गया। अरे मेरे भाई सुनो, ये देखो बच्चा, यहां से यहां तक क्या रहता है? पूरा लैम्डा रहता है। तो यहां से यहां तक बेटा क्या रहेगा? सिर्फ लैम्डा बाई 2 रहेगा। अबे तो यहां से यहां तक क्या रहेगा? यहां से यहां तक अगर मैं कुछ बनाऊं, तो यहां से यहां तक ये क्या रहेगा? ये तो पाव लैम्डा रहेगा ना, तो ये पाव लैम्डा है। वैसे ही यहां पर आएंगे तो और पाव लैम्डा आ जाएगा, तो पाव लैम्डा मिलके हो जाएगा आधा लैम्डा बे, समझे? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि पहला बना x इक्वल टू 0 पे, दूसरा बना x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे, तीसरा बनेगा यहाँ एंटी नोड जो कि x इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2 बन जाएगा। कैसे? अरे पूरी वेवलेंथ कंप्लीट हो गई। अरे बाबा सुनो, ये है एक वेव, फिर दूसरी वेव, चलते आ रहे बराबर। तो अगर मैं यहां से लेके यहां लूं तो एक वेव हो गया, या फिर इससे अगर थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो मुझे इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यहां से यहां भी तो एक वेव पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब ये देखो ध्यान से, पूरा एक वेव कंप्लीट हो गया, पूरा एक वेव कंप्लीट हो गया। सो 2 लैम्डा बाई 2 मतलब एक लैम्डा, एक वेव। 2 लैम्डा बाई 2 मतलब एक वेव एक लैम्डा। अरे कळलं का सगळ्यांना? तो बेसिकली हो गया 2 लैम्डा बाई 2, वैसे आगे जाके आपका ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा। सो ये 3 लैम्डा बाई 2 है, 1.5 लैम्डा, और ये है 2 लैम्डा के बराबर पूरा 4 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया एंटी नोड्स। अब नोड्स कहां बन रहा है? नोड्स कहां बन रहे हैं? तो पहला नोड बन रहा है इधर पाव लैम्डा पे। कहां बन रहा है? पाव लैम्डा, लैम्डा बाई 4 पे। अबे देखो यहाँ पे पहला नोड कहां बन रहा है? इधर देखो, पहला नोड किधर गया? लैम्डा बाई 4। दूसरा किधर है? 3 लैम्डा बाई 4। सो ये बन रहा है, यहां पर एक पहला नोड बना, फिर यहां बनेगा
3 लैम्डा बाई 4, फिर यहां बनेगा 5 लैम्डा बाई 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव, 5 पाव। अरे बाबा लैम्डा बाई 4 पाव हो गया ना, तो 5 पाव आ गया ना। अबे समझे क्या नहीं समझे, अकल के पुतलो। सो इस तरीके से नोट्स एंटी नोट्स बन रहा है। देख लो भाई, एंटी नोट्स का भी देख लो। एंटी नोट्स कहाँ बन रहा है? 0 पे बन रहा है, फिर आधे लैम्डा पे, फिर 1 लैम्डा पे, फिर 1.5 लैम्डा पे, ऐसे बनते जा रहे हैं। तो ये एंटी नोट्स था, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स। अरे भैया कोई भी ध्यान नहीं हटाएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। जहां पे आपने ध्यान हटाया वहां मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे हमको नोट्स एंटी नोट्स सब आ गया, अब हमको चीजें भी समझ में आ चुकी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक की ओर। तो 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको मैंने बिल्कुल बता दिए। चलो अब प्रस्थान करते हैं तीसरी डेरिवेशन की ओर। किधर गया रे बाबा? ये तो ट्रैवलिंग वेव वाला अपना हो गया, कंडीशन फॉर नोड वोड भी हो गया और कंडीशन फॉर एंटी नोड भी हो गया। एंड उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पाइप साइप्स की बातें कर लेते हैं। पाइप से बच्चे बड़ा डरते हैं, बोलते हैं सर ये पाइप क्या सीन है यार। तो अब पाइप देख लेते हैं कि पाइप का क्या सीन है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये पाइप्स का ऐसा कभी आपने जिंदगी में शायद कभी एक्सप्लेनेशन सुना नहीं रहेगा, बहुत ही इजी, बहुत ही मस्त है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सो हमारे पास मान लो कि एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है? एक पाइप है। अरे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? अब इसके अंदर जब वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव, तो कैसी बनती है मालूम है? ये हार्ड बाउंड्री है तो यहाँ पे नोड ही बनेगा, और यहाँ पे सॉफ्ट बाउंड्री है तो यहाँ पर एंटी नोड ही बनेगा। ये सबसे फंडामेंटल है, सबसे बेसिक है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा यही बनता है। अगर दूसरा कुछ बनना रहा तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, दूसरा बनना रहा तो क्या बनेगा? इधर देखो, तो वही पाइप है, उतनी ही लंबाई है L, इसके अंदर दूसरा बनना रहा तो ऐसा बनेगा कि यहां बनेगा नोड, फिर आगे जाएगा एंटी नोड, फिर यहां पे से नोड और एंटी, मतलब नोड और एंटी नोड। इधर देखो, यहां पे वापस से एंटी नोड आना चाहिए, याद रखिए। तो सॉरी, हाँ यहाँ पे एंटी नोड आ गया ना। अरे बाबा ये देखो एंटी नोड दिख रहा है, ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड है, और ये क्या है? नोड है। समझ में आया? ये क्या है? नोड है। सो बेसिकली इस तरीके से बनना चाहिए। तो देखो यहां पर एक नोड है, यहां पे 2 नोड है, बेजा बातें घुस रही है। दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, ठीक है? तो उसमें एक एंटी नोड है, एक नोड है। यहाँ पे 2 एंटी नोड्स हैं और यहाँ पे 2 नोड्स हैं। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है, ये देखो तीसरा ये हो सकता है, लाइक दिस। वही पाइप है, वही वेव्स बन रही हैं, लेकिन ये बन गया आपका नोड, एंटी नोड आ जाएगा इस तरीके से, फिर ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड। अबे देखो ना, 1 2 3 नोड हो गए। वैसे यहाँ वाला एक एंटी नोड आ गया, फिर यहाँ वाला एंटी नोड आ गया, फिर यहाँ वाला एक एंटी नोड आ गया। अरे सॉफ्ट बाउंड्री है तो इधर एंटी नोड ही बनेगा, सॉफ्ट बाउंड्री कुछ है ही नहीं ना, और यहाँ पे हार्ड बाउंड्री है इसलिए नोड बनेगा। अरे आई बात खोपड़ी में कि नहीं? तो जहां पर ये है बेसिकली, वहां पर मतलब हार्ड बाउंड्री है, वहां पे बनेगा नोड, और जहां पे सॉफ्ट बाउंड्री वहां पे बनेगा एंटी नोड। याद रखिए, सॉफ्ट बाउंड्री पे। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही मस्त मजेदार चीज है। पाइप की जो लंबाई है ये पूरी L लंबाई L, और इसमें आ कितना लैम्डा आ रहा है? कितना लैम्डा आ रहा है इसके अंदर? अबे सिर्फ पाव लैम्डा आ रहा है। अबे पूरा लैम्डा क्या होगा? पूरा लैम्डा होता है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये होता है पूरा लैम्डा। अरे हमने क्या किया, खाली इतना इतना ले लिया तो पाव लैम्डा हुआ ना। अरे बाबा यही ले लिया ना रे बाबा, इतना ही लिया है ना, यहां से लेके ऐसा, यहां से लेके ऐसा, तो इतना ही लिया है, तो इसका मतलब पाव लैम्डा लिया है, याद रखिएगा। तो जब हम लेंगे पाव लैम्डा, जब हम लेंगे पाव लैम्डा, तो बेसिकली L इक्वल्स टू पाव लैम्डा, तो यहां पे हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 4L। तो लैम्डा होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं n लिख देता हूं, n, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है n बोलने की फ्रीक्वेंसी को। तो V/n इज 4L, सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/4L। सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे बेसिक, समझ गए? इसको फंडामेंटल नोट भी बोलते हैं, फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट, या फिर इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक नाम याद रख लीजिए, बहुत ही बचकाना नाम है। तो समझ में आया कि नहीं? अब इसको ध्यान से देखिए, यहां की इक्वेशन आप मेरी मदद कीजिए बनाने में, कितनी बचकानी इक्वेशन है। देखो ये जो लेंथ L है, इसमें कितना लैम्डा है? इसमें 3 पाव लैम्डा है। कितना? 3 पाव। अब बोलेंगे सर 3 पाव कैसे? अरे ये हो गया 1 पाव, हाँ क्या ना, यहां तक हो गया 2 पाव,
यहां तक हो गया 3 पाव। सो 3 पाव लैम्डा है, कितना है 3 पाव लैम्डा, समझ में आ रहा है। तो 3 पाव लैम्डा है, तो बेसिकली एल इक्वल्स टू 3 पाव लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 L, यानी कि V बाई एल हो गया आपका, सॉरी V बाई फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 4L/3, समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अरे n को ऊपर लो ना रे बाबा, n को ऊपर लो, तो n को उधर लेके जाओ, 3 को उधर लेके जाओ, 4 को नीचे लेके जाओ, l को नीचे लेके जाओ। सो n इक्वल्स टू आपका हो गया V अपॉन क्या हो जाएगा 3/4L। सो 3/4L, ये देखो ये क्या था 1V/4L, यहां पे क्या था 3V/4L, 1V/4L 3V/4L, अरे हाँ क्या ना 1V/4L और 3V/4L। तो 3V/4L जो है भाई उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुनिए सुनिए ध्यान से, ये देखो, अरे एक इधर गया भाई, 3V/4L उड़ गया क्या गलती से। सो n इक्वल्स टू 3V/4L, ओ सॉरी, अरे कहा लिख रहा हूं भैया, हाँ 3V/4L। तो लिसन वेरी केयरफुली, अब बहुत ध्यान से सुनेगा, सुनो बेटा 1V/4L है और ये 3V/4L है, अरे तो ये उसका 2 गुना नहीं है, 3 गुना है, 3 गुना। तो अगर ये 3 गुना है, फंडामेंटल जो मेन है, मेन बंदा फर्स्ट हार्मोनिक है, उसका ये 3 टाइम्स है, अरे दिस इज 3 टाइम्स, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक। क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक लिखते वक्त ध्यान देना है कि ये बंदे की फ्रीक्वेंसी क्या है और अगले बंदे की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसके अगले बंदे की फ्रीक्वेंसी क्या है। हार्मोनिक का नंबर डिसाइड होगा कि ये बंदा उसका कितना टाइम्स है, कितना गुना है उसका। तो ये 1 गुना, ये 3 गुना है, ये 3 गुना उस बंदे का 3 गुना है, तो थर्ड हार्मोनिक। लेकिन अब ये जो फंडामेंटल नोट नाम दिया था, इसके अगला वाला क्या होगा, सिंपल सिंपल नाम रखेंगे तो क्या होगा, इसका नाम होगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या नाम होगा, फर्स्ट ओवरटोन। अरे बाबा फंडामेंटल नोट बोलो या टोन बोलो एक ही बात है, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। चलो इस वाले का भी आ जाओ, देख लो ध्यान से, इस वाले का अलग कलर से बना देता हूं, इस वाले का ध्यान दे दो, इस वाले का। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इस वाले का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस वाले का। सो लेंथ है L और इस लेंथ L में 5 पाव लैम्डा, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव, 5 पाव। तो 5 पाव लैम्डा है, 5 पाव लैम्डा क्या है ये, 5 पाव लैम्डा, अरे 5 λ/4 रे बाबा। सो 5 λ/4, तो बेसिकली लैम्डा हो जाएगा 4/5L, है ना, 4L/5, 4L/5। तो ये हो जाएगा V/N इक्वल्स टू 4L/5। सो N आपका क्या हो जाएगा 5V/4L। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो ये जो पहली फ्रीक्वेंसी थी V/4L वाली है, उसका 5 गुना है, ये 5 गुना, समझे कि नहीं समझे। तो इसका नाम क्या रखेंगे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या रखेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, इसका नाम रखेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि ये 5वां है, तो इसका नाम रहेगा फिफ्थ हार्मोनिक, या फिर इसका नाम रहेगा थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन सॉरी थर्ड नहीं रहेगा बाबा, कितना था, फर्स्ट है ना, तो ये आ जाएगा सेकंड ओवरटोन। ये सीक्वेंस में नाम रहेगा, ओवरटोन बोलेंगे ना तो सीक्वेंस में रखेंगे। अरे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से नाम रखा है भाई, मैं क्या करूं। तो हार्मोनिक बोलते वक्त ध्यान देंगे कि दूसरा बंदा पहले का कितना है, तीसरा बंदा पहले का कितना है, चौथा बंदा पहले का कितना है, तो उसके हिसाब से हार्मोनिक नाम रहेगा। लेकिन ओवरटोन में कुछ सोचेंगे नहीं, तो फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। आई बात भेजे में तुम्हारे, ये था पाइप ओपन एट वन एंड या पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप ओपन या क्लोज्ड एट वन एंड। अरे एक एंड खुला है या एक एंड बंद है, बात तो एक ही हुई ना भाई, खाली एक एंड खुला बोल दो, एक एंड बंद बोल दो। तो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। अब दूसरा पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ, दोनों एंड पे पाइप ओपन है, दोनों एंड पे। ये कैसा पाइप है, बांसुरी जैसा। तो बेसिकली ये जो पाइप है इसे ध्यान से देख लीजिए, ये है पाइप। अब यहां पर मैं ले रहा हूं, ओ सॉरी ऐसा नहीं रहेगा ना रे बाबा, दोनों एंड पे खोलना है ना, तो ऐसा रहेगा। मेरे को भी लग रहा है चढ़ गई है, रात का वक्त हो गया ना बहुत ज्यादा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो लिसन वेरी केयरफुली, दोनों एंड से खुला हुआ है, तो यहां भी आपका बनना चाहिए एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड बनना चाहिए। सो ये सबसे बेसिक रहेगा, सबसे बेसिक यही रहेगा, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है, सबसे इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। उसके बाद इस वाले में आ जाओ, तो यहां पे क्या रहेगा, वापस से ऐसी होना चाहिए, यहां पे एंटी नोड आना चाहिए, फिर एक एंटी नोड, फिर एक एंटी नोड यहां पे। सो लाइक दैट, समझ गए। तो यहां भी खुला, वहां भी खुला होना चाहिए कंपलसरी। फिर एक तीसरा एक और ले लेता हूं, ऐसे कितने भी आप बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं, जितना भी आप चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन इतना काफी है ना रे। सो यहां पे हो जाएगा, यहां पे खुला रहना चाहिए, फिर एक एंटी नोड इधर आएगा, फिर एक एंटी नोड इधर आएगा, फिर ऐसा खुला हुआ रहेगा। सो लाइक दिस, इधर आ गया, इधर आ गया, तो यहां भी खुला, वहां भी खुला, क्योंकि सॉफ्ट बाउंड्री, दोनों बाजू सॉफ्ट बाउंड्री है।
तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे बन गया आपका नोड्स। तो ये है नोड आपका, ठीक है, ये है नोड आपका, ये है नोड आपका, ये है नोड आपका, ये है नोड आपका, ये है नोड आपका। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब तो कितना बचकाना है, ये पूरी लेंथ में कितना लैम्डा भरा हुआ है, अरे पूरी लंबाई में कितना लैम्डा भरा है, कितना भरी ला रहे मेरे भाई मुंबईया भाषा। सो मुंबईया भाषा, सो एल इक्वल्स टू आधा लैम्डा भरा है। कितना भरेला है? आधा लैम्डा भरेला है। अरे बाबा मेरा बच्चा, मेरा अकल का पुतला, अरे ये लिया मैंने पाव और ये लिया पाव, आधा हुआ ना रे, और पाव ले लूंगा और फिर और पाव ले लूंगा, तब पूरा होगा ना। अरे पूरा तो तब होएगा ना रे बाबा, ये जो है ये पूरा है। मैंने कितना लिया, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां पे खत्म कर रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां पे खत्म कर रहा हूं। तो बेसिकली मैंने आधा लिया ना, आधा लिया। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, यानी कि लैम्डा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, यानी कि लैम्डा क्या हो जाएगा, v बाई एन इक्वल टू 2l, यानी कि n हो जाएगा 1v बाई 2l। तो ये सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम रहेगा फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट, आपकी मर्जी है। अब आ जाते हैं इस वाले पे। इस वाले की लंबाई कितनी है मेरे भाई, मेरे अकल के पुतलो, इसकी लंबाई कितनी है बच्चा, L इक्वल्स टू, ये पूरा लैम्डा है रे बाबा, पूरा लैम्डा है, 1 लैम्डा है। 1 लैम्डा बोलो या 2 लैम्डा बाई 2 बोलो, एक ही बात है। अरे 1 लैम्डा बोलो चाहे 2 लैम्डा बाई 2 बोलो भाई, क्योंकि 2 कैंसिल होकर 1 लैम्डा ही आएगा। अब बोलेंगे सर 1 लैम्डा कैसे, ये देखो, पाव, फिर से एक पाव, फिर एक और पाव, फिर एक और पाव। अरे पाव म्हणजे क्वार्टर, क्वार्टर और पाव, बच्चे लोग थोड़े मूड में आ रहे हैं। एनीवे लिसन वेरी केयरफुली। सो यहां पे हो जाएगा आपके पास L इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा हो जाएगा 2 बाई 2l, यानी कि v बाई एन हो जाएगा 2 बाई 2l, यानी कि n हो जाएगा 2v बाई 2l। तो ये था 1v बाई 2l, ये है 2v बाई 2l। तो ये बंदा उसका सिर्फ डबल है, सिर्फ डबल है। तो इसे मैं कहूंगा सेकेंड हार्मोनिक। क्या कहूंगा इसे, सेकेंड हार्मोनिक, या फिर मैं कहूंगा फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। अरे ये फंडामेंटल टोन था रे बाबा, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा, समझे। फिर इसके आगे की कहानी देख लेते हैं इस वाले बंदे की, इस वाले बंदे की। अच्छा वहां नहीं लिखता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सो लुक वेरी केयरफुली, इस वाले को यहां पे देखो, एल है, इसमें कितना लैम्डा है मालूम है, इसमें 1.5 लैम्डा है। अरे बाबा आधा लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, समझे, सीक्वेंस है ना। 1.5 लैम्डा कैसे, अरे बाबा ये देखो, यहां से शुरू किया, पाव 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 पाव, ये हो गया पूरा 1 लैम्डा, फिर पाव और पाव, तो आधा लैम्डा, तो 1.5 लैम्डा हो गया ना। सो 1.5 लैम्डा हो गया। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्लो स्लो देख लो भाई। सो 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो 3 आधे लैम्डा के बराबर ही है ना। सो L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 बाई 3L, यानी कि V बाई एन इक्वल्स टू 2 बाई 3L, यानी कि L कितना हो गया, 3V बाई 2L। सो ये था 1V बाई 2L, 2V बाई 2L, 3V बाई 2L। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि तीसरी बार है ना। अरे L लिख दिया है वो, L नहीं आएगा, क्या आएगा, N आएगा। सो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसका नाम क्या रहेगा, सेकेंड ओवरटोन। आई होप कि तुम्हारे भेजे में ये सारी बातें घुस चुकी। अरे समझे क्या नहीं समझे बाबा, समझ में आया। सो इट वाज सो डैम इजी यार, कितना बचकाना था। ओके अच्छा, अब अगर मैं धागे की बात करूं, धागे की, सुनो, अगर धागे को एक तरफ से मैंने छोड़ दिया, धागे को एक तरफ से छोड़ दिया और उसको ऐसे इलाके में यहां पे टच कर रहा हूं, किससे, हार्ड बाउंड्री से, दीवार से, तो क्या होगा। तो लिसन, यहां पर जो आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम ऐसा है। किधर गया ये देखो, यहां पे धागा यहां पे अटका हुआ है ना और वहां से खुला हुआ है। अरे अरे बाबा, ये भले आवाज के लिए है, लेकिन धागे का भी वही सीन है ना, एक जगह से बंधा हुआ है, एक जगह से बंधा हुआ है और एक जगह से खुला हुआ है, समझे। तो सेम केस आएगा। तो यहां पे भी कहानी यही रहेगी, 1 फ्रीक्वेंसी रहेगी 1V बाई 4L, फिर बाद में 3V बाई 4L एंड सो ऑन 5V बाई 4L। और अगर मैं दोनों एंड से बंधा हुआ धागा ले लूं, दोनों एंड से बंधा हुआ धागा, तो यहां से भी बंधा है, यहां से भी बंधा है, यहां भी दीवार है, यहां भी दीवार है। तो ऐसा करके इस तरीके से आएगा ना, यहां से हिल नहीं सकता है, नोड बनेगा यहां पे।
तो बेसिकली इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में बिल्कुल सेम ऐसा आएगा जैसे कि दोनों एंड से खुला है ना, सेम दोनों एंड से बंद वाले का ही जैसा आएगा, सेम आएगा, सेम दोनों एंड से खुला हो दोनों एंड से बंद हो एक ही बात होने वाली है, सेम आने वाला है। हालांकि तुम बोलोगे सर देखो दोनों एंड से खुला रहता है तो यहाँ पे कैसा रहता है कि यहाँ पे भी एंटी नोड है यहाँ पे भी एंटी नोड है, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है यार, वहां तो नोड दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ, तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ ना। सबसे बेसिक क्या रहेगा बताओ, सबसे बेसिक क्या रहेगा बताओ, सबसे बेसिक रहेगा ये, सबसे बेसिक, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। देख लो कहानी, इसका एल किसके बराबर है, आधे लैम्डा के बराबर है। अबे आधा लैम्डा है ना बे, देखो आधा लैम्डा दिख रहा है, आधा लैम्डा, ठीक है। तो एल आधे लैम्डा के बराबर है। सो लैम्डा किसके बराबर है, 2l के बराबर है। सो v बाय एन किसके बराबर है, वी एन जो है वो 2l के बराबर है। सो n किसके बराबर है, 1v बाई 2l के बराबर। हो गया ना फर्स्ट वाला। अरे वैसे ही सेकंड का आएगा, वैसे ही थर्ड का आएगा मेरे भाई, समझ गए। तो बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा इतना हार्ड नहीं। तो सबसे बेसिक ये रहेगा पहला वाला, ये वाला बेसिक नहीं है, ये तो थोड़ा आगे वाला है, ये आगे वाला है। इसका अगला वाला कैसा रहेगा बेटा, इसका अगला वाला कैसा रहेगा, इसका अगला वाला ऐसा रहेगा, सेम सेम लेंथ वही रखना है, सेम रहेगा। एक ये फिर ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये अगला वाला रहेगा। इसमें क्या आ गया, पूरी एक वेवलेंथ आ गई ना, पूरी एक वेवलेंथ। सो एल इक्वल्स टू 1 लैम्डा आ गया, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 लैम्डा बाई 2, आंसर वही आने वाला है। एन टू इक्वल्स टू 2v बाई 2l। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2v बाई 2l सेम आने वाला है पहले ऐसा। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों एंड से खुला या दोनों एंड से बंद रहेगा तो सेम आंसर आता है, और एक एंड से खुला या एक एंड से बंद रहेगा तो सेम आंसर आता है। समझ गए, तो याद रख लेना, बहुत ही बचकाना है। ओके, सो स्ट्रिंग टाइड टू वन एंड, string tied at two ends, string tied at two ends, दो एंड्स पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। समझ में आया। चलो टेक्स्ट बुक की ओर जरा ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे बना हुआ है एनोड, एंटीनोड एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। किधर गया रे बाबा। अच्छा, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, शॉर्ट में सुन लो। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, सुनो। तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हें पार्क ले जाते हैं, गार्डन ले जाते हैं और झूले को धक्का मार देते हैं, तो बेसिकली झूला जब हिलता है तो वो जो ऑसिलेशन है फ्री ऑसिलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो झूले की जो चेन है वो ऊपर के डंडे में रगड़ती है और फ्रिक्शन होता है और आपको हवा भी रोकती है। तो इस वजह से आपका झूला जो है मतलब यानी कि फ्रीली ऑसिलेट नहीं कर पाता, बल्कि उसके ऑसिलेशंस कम 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 होकर झूला रुक जाता है। तो फ्री ऑसिलेशंस कब होते हैं, जब आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं होती, एयर ड्रैग नाम की चीज नहीं होती, हवा आपको रोकती नहीं, फ्रिक्शन आपको रोकता नहीं, तो आप जिंदगी भर ऐसे झूलते रहते, जिंदगी झूलते रहते। तो ये एकदम सही मायने में फ्री ऑसिलेशंस है, फ्री ऑसिलेशंस जिसमें आपको कोई फोर्स रोक नहीं रहे। लेकिन असलियत में फ्री ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, डैम्ड ऑसिलेशंस होते हैं, डीएएमपीईडी, डैम्ड ऑसिलेशंस, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड कम 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 झूला रुक जाता है। लेकिन वहीं पे आपके पेरेंट्स जो है, प्यारे प्यारे पेरेंट्स हमारे, तो वो धक्का मारते हैं सही सही टाइम पे। आप आते हो धक्का मारते हैं, आप आते हो धक्का मारते हैं, तो फिर वो आपको जबरदस्ती वाइब्रेशन करवा रहे हैं, जबकि आपका वाइब्रेशन कम होकर रुकने वाला है, लेकिन वो आपको जबरदस्ती ऑसिलेशन करवा रहे हैं, वाइब्रेशन करवा रहे हैं। उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स देके ऑसिलेशन करवाया, जबरदस्ती ऑसिलेशन करवाया, तो दैट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक हम लोग ने देखा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये डिटेल में मैं आपको समझा सकता हूं, इसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बिकॉज ये वन शॉट है। अच्छा, एंड करेक्शन की कहानी क्या है, सुनिए सुनिए। हमने गलती से सोचा था कि असलियत में होता ये होगा कि जहां पे पाइप खत्म हुआ वहीं पर एग्जैक्टली एंटीनोड बनता है। हमको लगा कि एंटीनोड एग्जैक्टली इधर बनता है, एग्जैक्टली इधर। गलत है ये। रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो मालूम पड़ा कि एंटीनोड थोड़ा सा बाहर बनता है, थोड़ा सा बाहर बनता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कहते हैं एंड करेक्शन ई। तो ये सारी चीजें डिटेल्ड वाले वीडियोस में बताई जा सकती हैं, यहाँ पे वन शॉट में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको आइडिया तो मैंने दे ही दिया कि बेसिकली एंड करेक्शन क्या होता है। सो एंड करेक्शन मतलब क्या रहता है कि असलियत में आपको है ना लेंथ है ना, जो लेंथ ऑफ द नोड ले रहे हो ना एल, वो पाइप के बराबर मत लो, एल इसके बराबर लो। समझ रहे हो। अरे मतलब अगर ये पाइप है स्मॉल एल लेंथ वाला, या फिर ऐसा मान लो तुमने कैपिटल एल लिया था ना, तो ये कैपिटल एल है, तो तुम क्या करो मालूम है, एल डैश लो, एल डैश। और एल डैश क्या रहेगा, एल प्लस ई रहेगा, समझे ऐसा। अरे मतलब असलियत में जिसमें नोड बन रहा है वो लेंथ एल नहीं है बल्कि एल डैश है। आई बात तुम्हारी खोपड़ी में। ओके, तो ये एंड करेक्शन होता है, यहां पे लिखा हुआ भी रहेगा। सो यहां पे लिखा हुआ है कि असलियत में थोड़ा सा बाहर बनता है।
ये देखो लिखा भी है, देखो अगर तुमने स्मॉल एल लिया है पाइप का लेंथ तो उसमें एंड करेक्शन ऐड करो, तब जाके असली लेंथ आएगी जिसके अंदर बंदा वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो देखो ना फॉर्मूले में खाली क्या चेंज आएगा, जहां पे तुमने एल लिखा था वहां एल डैश लिख दो और एल डैश के बदले लिख दो एल प्लस ई। अरे एल डैश के बदले लिख दो एल प्लस ई, यार इतना तो समझ सकते हो ना, कितना बचकानी चीज है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो, खाली एंड करेक्शन बताया गया। एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ये सब चीजें क्या डिटेल्ड बैचेस में करवाना आसान होता है, क्या वन शॉट में अगर मैं इतना करवाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा वन शॉट है यार, इसमें तो सारी की सारी चीजें आपने इतनी डिटेल में समझा दी है तो पूरा चैप्टर ही हो गया। ओके फाइन, एनीवे तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, एंड करेक्शन का ये सब बताया हुआ है, ये हमारे इतने काम का नहीं है फिलहाल प्रैक्टिकल वाला। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो ये लूप में भी बताया कि ये जो लंबाई है सबसे बेसिक वाली एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, यहाँ पे फुल लैम्डा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डेढ़ लैम्डा आएगा, ये हम लोग देख चुके हैं, तो बहुत बचकाना है। अच्छा, धागे का एक फॉर्मूला और है जो मैंने बताना आपको, मतलब सोचा था कि बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। सुनिए, यहाँ पे जब सामने आ गया तो बता दे रहा हूँ अभी अभी। ये जो धागा रहता है ना, जो हिलता है, ये धागा जो धागा हिलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला है जो कि आप डिराइव कर सकते हैं। वैसे ये वाला फॉर्मूला जो है 12वीं लेवल पे अपनी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मतलब इसको डिराइव नहीं किया है, खाली डायरेक्टली आंसर दे दिया। तो ये रहता है p/2l अंडर रूट ऑफ t/m, p/2l अंडर रूट ऑफ t/m, जहां पे t जो रहता है वो रहता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अरे खिंचाव जो इसको महसूस हो रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे का खिंचाव, धागे में खिंचाव। और m जो रहता है ये रहता है मास पर यूनिट लेंथ, खाली मास नहीं है, मास अपॉन लेंथ है, धागे का मास अपॉन लेंथ। और ये जो है धागे की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये है कितनी लूप्स बन रही है उस लेंथ में। अरे अगर एक ही लूप बन रही है भाई तो p में डालो 1, 3 बन रही है तो p में डालो 3, तो p इज नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप्स, समझे, तो p इज नंबर ऑफ लूप्स। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला धागे का, याद रख लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। सो p/2l अंडर रूट t/m, बात भेजे में घुसी। इन लोगों ने एकदम सिंपल दे दिया, 1/λ अंडर रूट t/m, एक्चुअल में 1/2l आएगा, 2l। ओके, एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट, कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 लूप है तो 3/2l अंडर रूट t/m है ना, तो 3 लूप है तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है n इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट t/m। अच्छा, अब ये जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, कितने बचकाने लॉज है, देखो इस पे हंसी आती है, कितना बचकाना है, सुनो लॉ सुन लो, लॉ सुनो कितना बचकाना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ सुनो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। इसका बोलो, इसका तुम लोग बोलो तीसरा लॉ। हाँ परफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लॉ ऑफ लेंथ, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया, समझे। लॉ ऑफ टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन आ गया। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी। अरे मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी भाई, लीनियर डेंसिटी, समझे कितना बचकाना है। अरे मेरे भाई कितना बचकाना है यार। अरे n इक्वल्स टू 1/2l मान लो ले लिया मैंने, और यहाँ पे t/m ले लिया। अबे तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t टेंशन हो गया ना, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी रूट m हो गया ना, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l लेंथ हो गया ना, तीनों लॉ आ गए। सो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बहुत ही बचकाना टॉपिक है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अरे कर लगा रे बाबा, खूब सोपा है, खूब सोपा आहे। आई होप सभी के समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया। अच्छा, ये सोनोमीटर तुम लोग ने किया रहेगा ना, वो एक्सपेरिमेंट, वो जो नहीं ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, ठोकते हैं टंग, फिर उसको लेके ऐसा रख देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर रख देते हैं, जैसे इसके ऊपर रखते हैं तो ऐसा ये यहाँ पे हिलता है और ये पेपर राइडर रहता है, पेपर कागज गिर जाता है। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो, पूरे 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल के वीडियो एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फटाक से देख लो। सो एप्लीकेशन पे आपको पूरे के पूरे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिकल वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग। आज ये वेरिफिकेशन छोड़ दो, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आगे बढ़ते हैं। और ये कितना बचकाना है चैप्टर यार। अब तो बीट्स वाला आ गया, बीट्स वाला, तो बीट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। चलो चलो बीट्स भी देख लेते हैं जल्दी।
ये आखिरी डेरिवेशन इस चैप्टर की, आखिरी डेरिवेशन। सो लिसन वेरी केयरफुली। बीट्स, बीट्स, अरे आओ भाई। तो ये जो बीट्स की कहानी है, बीट्स की कहानी, इसको ध्यान से देखिएगा, बीट्स की कहानी को। सो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, एक्सप्रेशन ऑफ बीट्स, अरे बाबा 4 मार्क्स का डेरिवेशन है भाई। सो देखो, पहला y1 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ऐसे करके आप ले सकते हैं। लेकिन जिंदगी आसान बनाने के लिए लेट x इक्वल टू 0, तो x को 0 ले रहे हैं, तो y1 मेरा हो गया a साइन 2 पाई एन टी। अच्छा, बीट्स बनाने के लिए याद रखो, बीट्स बनाने के लिए दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी जरा सी अलग होना चाहिए। मतलब एक अगर 400 है तो दूसरी 402 या 404, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। एक अगर 1000 है तो एक होना चाहिए 1010, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, सिमिलरली दूसरे बंदे की फ्रीक्वेंसी अलग, n2t। अब दोनों को जोड़ देंगे। अरे हर बार यही कर रहे हैं यार, अब तो सीख जाओ। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो बेसिकली y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हो गया, तो यहां पे आपका a बाहर आ जाएगा साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। अरे बरोबर आहे की नाही रे बाबा? अरे करताय ना सगळ्यांना, हो कि नो? क्या नो? अरे हो ना रे बाबा। सो a साइन 2 पाई, अच्छा ये कैसे दिख रहा है? 2 पाई n1t और 2 पाई n2t साइन वाला कैसा दिख रहा है? अरे बाबा इसको देखो, साइन c साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, यही फॉर्मूला है ना। सो y इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d, साइन c प्लस d, ये c है और ये d है। अच्छा 2 पाई और t सेम है, तो मैं 2 पाई को अलग रख रहा हूं, t को अलग रख रहा हूं, n1 प्लस n2 बाई 2, 2 पाई। अरे सुनो, साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। अरे हाँ के ना रे बाबा? अरे समझ पा रहे हो मेरे दोस्त के नहीं समझ पा रहे हो यार इतनी बेसिक बातों को? समझे? तो यहां पर सब लोग एकदम ध्यान से देखिए कि भैया ये हो गया साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2। 2 को तो मैंने बाहर ले लिया था ना, कौन सा वाला? अरे 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एवरेज निकाला हुआ है। अरे एक चीज को दूसरी चीज से ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या लगता है? एवरेज लगता है ना। तो बेसिकली इसको मैं यहां पे ही लिख दे रहा हूं ताकि डेरिवेशन कोशिश करूंगा एक पेज में हो जाए। तो y इक्वल्स टू 2a, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइन 2 पाई nt, ठीक है। और यहां पे लिख रहा हूं मैं कॉस 2 पाई, अरे कॉस का क्या हुआ रे? कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, ये देखो ये एवरेज हो गया ना। अरे तो मैंने क्या किया, सिंस n1 प्लस n2 बाई 2 जो था उसको मैंने एवरेज फ्रीक्वेंसी n ले लिया, n को मैंने एवरेज फ्रीक्वेंसी ले लिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो इसको मैंने एवरेज फ्रीक्वेंसी ले लिया। अरे बहुत ज्यादा ही टेढ़ा हो गया यार। सिंस n1 प्लस n2 बाई 2 को मैंने n ले लिया, समझ गए? सो n1 प्लस n2 बाई 2 को मैंने n ले लिया, है ना। और ये तो एज इट इज 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। तो अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली, y इक्वल्स टू 2a n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने? कॉस किधर गया? हो जाती है गलतियां। सो कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी और फिर साइन 2 पाई nt। तो देखो हो क्या रहा है मालूम है? इतना पार्ट जो है ना वेव का, ये बेसिकली एक एनवेलप का काम करेगा। एनवेलप ये क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगा। अरे ये फ्रीक्वेंसी कितनी कम है देखो, n1 माइनस n2। अरे n1 माइनस n2, n1 कितना मान लो 400 है, n2 कितना मान लो 390 है। तो ये तो छोटा हुआ ना, और ये बड़ा है, ये एवरेज है। 400 और 390 का एवरेज है, यानी कि 395। तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये चलेगा एकदम फास्ट और ये चलेगा एकदम स्लो। तो जब एक वेव, मतलब 2 वेव चल रही है, कॉस और साइन वाली 2 वेव चल रही है, तो एक वेव स्लो है एक वेव फास्ट है, तो क्या होगा जानते हो? ये देखो ऐसा बनेगा। इसी को कहते हैं बीट्स, यही बीट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
तो बेसिकली ये जो कमजोर फ्रीक्वेंसी है, ये बीट की फ्रीक्वेंसी है। कमजोर फ्रीक्वेंसी जो कमजोर एम्पलीट्यूड है, बीट वाला एम्पलीट्यूड है, अरे ये ऐसा करके बन रहा है भाई, एकदम बिल्कुल है ना, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि एक एनवेलप की तरह काम कर रहा है, लाइक दैट, एनवेलप की तरह काम कर रहा है, लाइक दिस, इट इज लाइक एन एनवेलप। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये जो एनवेलप है, अच्छा बाय द वे, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसे हम कहते हैं वैक्सिंग, और जहां पे एम्पलीट्यूड एकदम कम हो चुका है उसे कहते हैं वेनिंग। वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो आवाज कैसी है ना, एकदम हमिंग साउंड है, ऐसे करके, तो मतलब ज्यादा आवाज आएगी फिर एकदम कम हो जाएगी, है ना। वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा ये। तो बन गया ना बीट्स। अरे बीट्स का आ गया रे फॉर्मूला, यही बीट्स का फॉर्मूला है। सो बेसिकली इसको थोड़ा खूबसूरत बना देता हूं यार। तो बीट्स का फॉर्मूला ई है, अरे ई का हुआ रे, यहां तक ई है बीट्स का फॉर्मूला। अरे कळलं रे सगळ्यांना? तो ये बन चुका है बीट्स का फॉर्मूला। नाउ लिसन, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स निकालना है ना। सुनो सुनो सुनो, तो कहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कहां पे मिनिमम होगा, आइए जानते हैं। तो इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं, y इक्वल्स टू सम a sin 2 pi nt, sin 2 pi nt। अरे बाबा साइन 2 pi nt दिख रहा है, तो वो तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और ये जो a है, एम्पलीट्यूड जो बढ़ रहा है कम हो रहा है एनवेलप की वजह से, वो a है। तो a की वैल्यू तुम्हें मालूम पड़ चुकी है, a की वैल्यू तो इधर देखो, फॉर वैक्सिंग, वैक्सिंग के लिए देख लेते हैं क्या होता है। जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है वो एकदम सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस 2a होना चाहिए। लेकिन a कितना है, 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। तो ये चीज प्लस माइनस 2a के बराबर होना चाहिए। तो 2a कैंसल हो गया, प्लस माइनस 1 आ गया। अब यहां पर बेसिकली कॉस ऑफ दिस थिंग इज प्लस माइनस 1। तो कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है, कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है? कॉस की वैल्यू 1 जो होती है, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये जो एंगल है 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2t या तो 0 हो या फिर ये 1 पाई हो। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, ऐसे करके। अरे कॉस 0 1 रहता है रे बाबा, कॉस 180 माइनस 1 रहता है, तो हमको प्लस माइनस 1 चाहिए ना। और कॉस 360 जो रहता है वो फिर से प्लस 1 रहता है। तो इस तरीके से वैल्यू रहती है। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी दो चीज को ले लेंगे। तो मान लो मैंने अगर इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को, तो यहां से t का आंसर डायरेक्टली 0 आएगा। और मान लो कि अगर मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को, तो यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा t इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है, बताओ तो सही। देखो कितना बचकाना है यार, इधर देखो, यहां पर अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं, इधर देखो 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। तो 2 तो यहीं से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सामने 1 पाई लिखा हुआ है, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। सो t इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2 आ गया। अरे कळलं का रे बाबा, खूब सोपा है। नाउ लिसन, ये जो दोनों, मतलब यानी कि जहां पे वैक्सिंग हो रही है, जहां पे आवाज बढ़ रही है, अरे बाबा एक तो आवाज यहां पे बहुत ज्यादा है और एक आवाज बहुत ज्यादा यहां पे है। तो इन दोनों के बीच में वक्त का कितना इंटरवल है, टाइम का कितना इंटरवल है, तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा टी इन दोनों से निकालते हैं ना हम। तो इन दोनों से डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? इन दोनों से डेल्टा टी ऐसा रहेगा कि डेल्टा टी इक्वल्स टू ये माइनस ये, तो 1 बाई n1 माइनस n2 इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 0। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई n1 माइनस n2। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो कि टाइम इंटरवल का उल्टा है, वो हो जाएगा n1 माइनस n2, विच इज अ फैंटास्टिक आंसर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स हमें मिल गई। बीट्स की फ्रीक्वेंसी ये होती है n1 माइनस n2। अरे भेजे में तुम्हारे बातें घुसी के नहीं। तो ये हो गया वैक्सिंग के लिए, ठीक है, वैक्सिंग। अब सेम टू सेम वेनिंग के लिए देख लेते हैं। चलो वेनिंग के लिए भी देख लेते हैं। सो फॉर वेनिंग क्या हो जाएगा बेटा? फॉर वेनिंग, सो वेनिंग के लिए हमारे पास हो जाएगा एम्पलीट्यूड 0 जाना चाहिए, 0। तो एम्पलीट्यूड क्या था? 2a cos ऑफ 2 पाई t1 माइनस, सॉरी t1 लिख रहा हूं n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहां पर 2a तो 0 हो नहीं सकता, 2a 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 है वो 0 है।
हाँ क्या ना, वो जीरो है। तो कॉस के कौन से एंगल पे जीरो आता है? तो भैया ये जो एंगल होगा जिसपे हमें कॉस की वैल्यू जीरो आ रही है, ये 90 का एंगल होगा, क्योंकि 90 पे ऐसा होता है। तो 90 को हम लोग लिखते हैं π/2। अच्छा, सिर्फ 90 पे होता है क्या? नहीं, 270 पे भी होता है। तो 270 क्या होता है? π/2 π/2 π/2, सो 3π/2 होता है। फिर उसके बाद में 5π/2 होता है, एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं इन दोनों के बीच में रिश्ता ले लूं तो क्या होगा? सो डेल्टा टी जो रहेगा, एक सेकंड, डेल्टा टी बाद में, पहले टी निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इन दोनों को। सो 2π(n1 - n2/2) इंटू टी इक्वल्स टू 1π/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। सो यहां पे आपको मिल रहा है टी इक्वल्स टू 1/2 n1 - n2, बराबर। ये पहला टाइम आ गया। अरे ये वो टाइम आ गया जब वेनिंग होगी, आवाज कम हो जाएगी, पहला टाइम आ गया ये। अब मैं दूसरा टाइम इससे भी तो निकाल सकता हूं, ये वाला लेके और ये वाला लेके। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2π(n1 - n2/2) इंटू टी इक्वल टू 3π/2, बराबर है। अरे बाबा, ये और वो इक्वल ले सकता हूं ना मैं मेरे भाई। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहां पे आ जाएगा टी इक्वल्स टू 3/2 n1 - n2। अब मुझे करना क्या है कि पहली बार जो वेनिंग हुई और दूसरी बार जो वेनिंग हुई, इन दोनों को माइनस करना है, तब जाके मुझे डेल्टा टी आएगा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं डेल्टा टी, ध्यान से देखिए। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पहली बार जो वेनिंग हुई और दूसरी बार जो वेनिंग हुई, उन दोनों को माइनस करना है। तो दूसरी बार वाला ये है और पहली बार वाला ये है। तो बेसिकली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2/2 इंटू n1 - n2। तो आपका आंसर आ जाएगा टाइम इंटरवल का 2 कैंसिल हो गया, 1/n1 - n2, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैक्सिंग जैसा आ रहा है। और इसका उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा n1 - n2, दैट्स इट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल डेरिवेशन था, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल चुका है। अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुसी भाई कि नहीं घुसी? दैट्स इट। नाउ लिसन, अब ज्यादा इसमें कुछ बचा है नहीं, खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर के अंदर बस यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, लेकिन एक्जैक्टली सेम नहीं है। तो एक दूसरे पे चढ़ गई और आपको इस तरीके से मिल गया, समझ गए? तो बीट्स बन गई हैं, ऐसा 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 करके, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा करके, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है? तो बीट्स मिल चुकी हैं। और बीट्स की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इट्स वेरी इजी। सो बीट्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे कि इलाज करने में इस्तेमाल होता है, डॉपलर इफेक्ट में इस्तेमाल होता है, स्पीड पता करनी है किसी चीज की, कोई सामने से गाड़ी भाग रही है तो बेसिकली उस गाड़ी की स्पीड निकालना है सिग्नल पे, तो उसके लिए यूज होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें। अच्छा, ये लाउडनेस का एक फॉर्मूला दिया जो कि आज तक कभी ज्यादा तो पूछा गया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि लाउडनेस जो है ना, इंटेंसिटी डेसिबल, वो होता है 10 log I/I0, जहां पे I0 जो है सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो इंसान सुन सकता है, इंसान जो सबसे कम सुन सकता है वो I0 है, 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी वो जो आपको भी सुनाई दे रही है, ठीक है? तो इसमें अलग अलग वैल्यू आती है, कभी आता है 20, कभी आता है 40, कभी आता है 60, कभी 160। तो 160 में तो कान के पर्दे फट जाएंगे। तो बीटा इज 10 log I/I0। ये फॉर्मूला खाली रट लो डायरेक्टली, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अब ये इसमें बस वो सब बताया कि बीट्स का क्या इस्तेमाल है और क्या नहीं है म्यूजिक का। तो यहां जाके जो है हमारा चैप्टर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और सिर्फ अब बचा कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने वाले ऐप पर। तो जाइए तुरंत ऐप पे जाके देखिए, आपको जो है वहां पर सारे न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के मिल जाएंगे भाई, ठीक है? तो बस यहां पर जो है मैं लेता हूं अल्प विराम। सो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा एंड हैप्पी दशहरा, ठीक है? बाय, टेक केयर।